तो कुछ सेंट्रल आइडिया वाली बात आपको पहले बताई थी पॉलिटी में, और आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैंने कहा था कि एक बार आप उसको रट लेना, पूरा ज्यों का त्यों रटना। कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि आप उसको एज इट इज लिख के बताइए, एन्यूमरेट कराइए, फंडामेंटल ड्यूटीज को गिन के बताइए। तो ऐसा सवाल जब आता है तो आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज से तो कॉन्स्टिट्यूशन में 5 चीजें लिख लीजिए जिससे आप आइडिया ऑफ इंडिया समझ सकते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, वाकई में भारत क्या है, भारत क्या चाहता है। अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए एक तरह का 5 चीजें लिख लीजिए। पहला है प्रीएम्बल, दूसरा है फंडामेंटल राइट्स FR, थर्ड है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, चौथा है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड फिफ्थ है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया बनाती हैं, जिनसे निकल करके आता है कि इंडिया कैसा होगा तो वो लंबे समय तक चलेगा। अब आप अपनी अकल लगाओगे तो फिर टूट जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इंडिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। अगर आपको लंबे समय तक चलाना है, यानी हजारों सालों तक इंडिया को बनाए रखना है, तो आपको इस आधार पे चलना पड़ेगा। आप कहोगे तो ये तो फिर लकीर का फकीर होना या कॉपी करना हो गया, नहीं, उसमें अमेंडमेंट की सुविधा है। इसलिए हमारे संविधान को लचीला भी बोला है, इलास्टिसिटी है उसमें। आपको लगता है कि ये चीज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो अमेंडमेंट कर लीजिए। आपको लगता है कि इसके लिए कोई कानून नहीं है तो नया कानून बना लीजिए। जनता की सुविधा के लिए आपको कानून बनाना है, आप एक्ट बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है पुराना अगर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो अमेंडमेंट कर लो, कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है तो बिल्कुल खत्म कर लो उसको, उसमें उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया को बनाए रखने के लिए यही सिस्टम है ना। और इन सबसे मिलकर के डेमोक्रेसी आती है, सबसे मिलकर के डेमोक्रेसी आती है। और इन सबके कुछ केंद्रीय भाव है, कुछ केंद्रीय भाव यानी सेंट्रल आइडिया। तो आइडिया ऑफ इंडिया से सेंट्रल आइडिया निकलेगा, तो उसमें लिख लो कुछ केंद्रीय भाव। 5 केंद्रीय भाव लिखवा देता हूं। पहला है समानता, इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात, ये 2 तरह की इक्वालिटी होती है, एक थ्योरेटिकल होती है, एक प्रैक्टिकल होती है। थ्योरेटिकल जो इक्वालिटी होती है वो किताबों में होती है या फिर पैम्पलेट में होती है या फिर कानून में होती है। असली में इक्वालिटी होती है प्रैक्टिकल फील्ड में, है ना, फील्ड में होती है। जैसे पिता जो है वो बेटी को ये बोलते हैं कि बेटा तेरा ही तो है, मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं, मेरे पास जो कुछ भी है वो तेरा ही तो है, लेकिन असली में उसका है क्या। अगर कल से पिता मर जाते हैं और पिता के पास 2 करोड़ रुपए की संपत्ति थी तो वो तो सारी बेटा ले जाता है, अगर बेटा होता है तो। या फिर बेटी भी होती है तो समाज जो है एक दामाद ढूंढता है और फिर वो उसको एंजॉय करता है, दामाद। दरअसल असली में बेटी की है क्या, वही तो प्रॉब्लम है कि महिला इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की रखवाली नहीं कर सकती, इतनी बड़ी की मालिक नहीं हो सकती, और इतना उसको अधिकार नहीं दिया जा सकता, संभव नहीं। इसका मतलब इक्वालिटी की बात सैद्धांतिक है। भारत में जो इक्वालिटी की बात है वो सैद्धांतिक है। तो फिर आप कहोगे कि नहीं, अफगानिस्तान में भी महिलाओं को इसी तरह किया जा रहा है और हम लोग प्रगतिशील हैं। नहीं, आप प्रगतिशील नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, हिंदुओं में तो ऐसा नहीं है। हिंदुओं में ठीक है, वैसा नहीं है कि आप पढ़ने से रोक नहीं रहे हैं, आप उतना बुर्का या उस तरह से नहीं पहना रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में जाने दे रहे हैं, ओलंपिक में जा रही है लड़कियां, वो सब ठीक है, अच्छी बात है कि कुछ छूट है और वो ज्यादा छूट है, वहां से ज्यादा छूट है। लेकिन कंपैरेटिव ज्यादा छूट होना और असली में क्या कन्या भ्रूण हत्या यहाँ नहीं है, क्या पर्दा प्रथा नहीं है, क्या विधवाओं के प्रति अच्छा व्यवहार होता है, क्या दलित महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार होता है, या यहाँ रेप होना बंद हो गए, या क्राइम अगेंस्ट वीमेन में हमारा क्या पोजीशन है दुनिया भर में।
महिलाओं को दबा के रखना और महिलाओं को एम्पावर नहीं होने देना। कई परिवारों में ये कहा जाता है तुमको काम करने की क्या जरूरत है, हमारे घर में क्या कमी है जो तुम काम करने जाओगी। अब ये बहुत कॉमन चीज है। और क्या हमारे यहाँ महिलाओं की इज्जत लड़कों को सिखाई जाती है? कितने माता पिता महिलाओं की इज्जत करना सिखाते हैं? ये बोलते हैं कि देखो बेटा ऐसे जिंदगी में एक चीज ठान लो, महिलाओं की इज्जत करनी है तुमको। अगर ये ऐसा माता पिता ने सिखाया होता तो समाज अलग होता हमारा। आज समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं तो इसका मतलब माता पिता ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, उनको ये उचित ही नहीं लगा, उनको लगा ये लड़का है, इसको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। तो अधिकांश जो प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी जो हिदायतें दी जाती है वो तो केवल महिलाओं को दी जाती है, उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा है, पुरुषों के ऊपर क्यों नहीं है? उनको उनके लिए उतने सारे कंडीशंस और उतनी टर्म्स उनके लिए क्यों नहीं लगाई जाती? तो ये तो समाज में हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं ना। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे समाज का हिस्सा है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कह सकते। ठीक है, हम अफगानिस्तान जैसे नहीं है या जो कट्टर मुस्लिम कंट्री है, ठीक उसके जैसा नहीं है, लेकिन भारत में भी कोई एकदम ऐसा स्वर्ग जैसी स्थिति नहीं है महिलाओं के मामले में कि आपने बहुत ज्यादा स्वतंत्रताएं दे रखी हो। बहुत तरह के प्रतिबंध है, केवल घूमने फिरने वाले प्रतिबंध नहीं है, धार्मिक प्रतिबंध भी है। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, इसके लिए आंदोलन चल रहे हैं। तो जब बराबरी की बात है, कानून सम्मत बात है, तो फिर ये क्या है? कई जगह पर अच्छा तुम लड़की हो तुम जाओगी वहां पर, मतलब आश्चर्य करते हैं। तो ये आश्चर्य भी किस बात का? कई जगह भेजा जा रहा है तो उसके लिए डिंडोरा पीटा जा रहा है कि देखो हमने तुमको भेजा, एहसान जताया जा रहा है। तो ये भी एक अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन का टाइप है। कुल मिला के ऑब्वियस नहीं है, वो हैबिचुअल नहीं है कि समाज जो है वो स्वाभाविक रूप से ये काम करे। उसके लिए किसी के सामने कोई ढिंडोरा पीटना या कुछ और इस तरह की बात करना या एहसान जताना, या उसको ये हर बार ये एहसास रहे कि लड़के के ऊपर यदि किसी बड़े शहर में खर्चा किया गया 20 लाख तक और उसको अच्छी तरह से पढ़ाया गया, ये तो उसको बार बार नहीं जताया जाता, जबकि लड़की को कई बार जताया जाता है कि देखो तुम्हारे ऊपर कितना कुछ किया। न्यूट्रिशन में कई जगह पर वैल्यूज, न्यूट्रिशनल वैल्यूज में, भोजन में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में। ये प्रोटीन वाली डाइट ये खाएगा, ये वाला ये खाएगा, तुम तो लड़की हो तुमको क्या करना है। तो ऐसे में जब कुछ मूवीज आती हैं, दंगल आती हैं, स्पोर्ट्स बेस्ड, बायोग्राफी बेस्ड मूवीज आप लोग देखते हो, तो उसमें बड़ा लोग सेलिब्रेट करते हैं कि देखो ये सेलिब्रेशन जैसा लगता है कि ये। तो आप कहोगे कि नहीं, एक्सेप्शनली तो होता है ना, कई जगह आप देखते हैं कि किसी ने लड़की पैदा हुई तो उस पर पार्टी दी है या ये किया है, लेकिन ये तो एक्सेप्शन है। समाज में सामान्यतः तो ऐसा नहीं होता। और जिन समाजों में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, धीरे धीरे वहां डेमोक्रेसी भी गायब हो जाती है, क्योंकि महिलाओं की इज्जत और डेमोक्रेसी ये दोनों पैरेलल है, और इक्वालिटी भी और इगैलिटेरियन सोसाइटी भी। तो एक और पॉइंट लिख लीजिए, इगैलिटेरियन सोसाइटी, समानता को ऑब्लिक कर लीजिए, इक्वालिटी को ऑब्लिक कर लीजिए, और इगैलिटेरियन सोसाइटी, और इसी के साथ सेक्युलरिज्म भी उसी का पार्ट है। धर्मनिरपेक्षता भी तभी आती है जब महिलाओं की इज्जत होती है, समानता भी तभी आती है जब महिलाओं की इज्जत होती है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी तभी आती है, और आप विकसित देश भी तभी बनते हो जब महिलाओं की इज्जत होती है, महिलाओं को फ्रीडम मिलता है। जो देश विकसित देश हैं वहां आप महिलाओं को बहुत अच्छी स्थिति में देखोगे, जैसे कि स्वीडन है, या जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो सारे, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, वो सारे टॉप 5 में आते हैं। कभी भी आप देखो तो वो सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री टॉप 5 में आते हैं, सारी रैंकिंग में, किसी भी टाइप का रैंकिंग आप देख लो। तो क्या कारण है कि हम किसी भी तरह का, अगर इस प्रकार का तरह तरह के सर्वे होते हैं या रैंकिंग होती है, और क्या बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं जब हम इस प्रकार का एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव कंट्रीज का रैंकिंग देते हैं, इंडाइसेस जब आप देखोगे तरह तरह के इंडाइसेस, तो वो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री वाले में वो वहीं जाता है, और वहां फिर करप्शन भी कम होता है। जहां सबसे बड़ी चीज है, देखो कितनी सारी चीजें हैं वहां, जहां महिलाएं बहुत ज्यादा इक्वल हैं, इक्वल वेटेज दिया जा रहा है, फ्रीडम दिया जा रहा है, वो विकसित है, आर्थिक रूप से विकसित है, वो सेक्युलर है, वहां धर्म के और ऐसे कोई मसले नहीं है, वो देश करप्शन फ्री भी है।
और उनके यहाँ ईज ऑफ डूइंग भी अच्छा है, ईज ऑफ लिविंग भी अच्छा है, और क्लाइमेट कंडीशंस भी बहुत अच्छी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में और उसमें वो बहुत अच्छा है, एनवायरमेंटल इंडेक्स भी टॉप जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और ये सब वो भी ज्यादा है, और गिनी कोएफिशिएंट भी ठीक है, लॉरेंज कर्व भी ठीक जा रहा है, और भूखमरी भी वहां बहुत कम है। कुल मिलाकर लिटरेसी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई बार लिटरेसी में जब बात करते हैं तो पुरुष और महिला की लिटरेसी में फिर जहां लिटरेसी कम है वहां महिलाओं की और कम, क्योंकि अभी आप लिटरेसी देखते हो तो रीजनल लिटरेसी का कंपेयर करते हो ना, मध्य प्रदेश और राजस्थान और केरला और इस टाइप से आप लिटरेसी काउंट करते हो, क्योंकि वो कॉमन बात होती है। लेकिन जब एक स्टेट में देखते हो तो वहां फिर महिला, अगर किसी स्टेट में लिटरेसी कम है दूसरे स्टेट से, तो वहां देखोगे तो वहां फिर पुरुषों की लिटरेसी ज्यादा और महिलाओं की और कम, उसी स्टेट में जिसमें कम है वहां और ज्यादा कम। तो इसका मतलब वो जो गिरावट है वो सबसे ज्यादा गिरावट महिलाओं की लिटरेसी की वजह से बहुत नीचे है। अगर कम से कम महिलाएं भी बराबर होती उससे या उससे आगे होती तो वो लिटरेसी में ऊपर आ जाता है इस कंट्री में। तो इस सारी की सारी चीजें जड़ वहीं आती है। तो हमारी कंडीशन किसके बराबर जाती है? अभी जो इंडाइसेस आए हैं, नए नए रिजल्ट आए हैं, वो पाकिस्तान से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन सऊदी अरब के बराबर है। अब सऊदी अरब में तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है महिलाओं पे, ड्राइविंग वगैरह अभी दिया है उन्होंने, तो हमारे यहाँ तो महिलाएं कब से ड्राइविंग करती हैं, लेकिन बहुत सारे आंकड़े दिए उन्होंने, बहुत सारे, उनमें पोलीगेमी का भी एक है। तो भारत में भी पोलीगेमी, हालांकि मुसलमानों में अलाउ है 4 शादियां, लेकिन पोलीगेमी हिंदुओं में बहुत है, तभी तो वो आंकड़ा उसके बराबर आया। तो पोलीगेमी होती है तो क्या होता है, पोलीगेमी के साथ क्राइम भी बढ़ता है, क्योंकि महिला और पुरुषों का रेशियो तो वैसे भी कम है, सेक्स रेशियो बहुत कम है, और एक व्यक्ति यदि 4 पत्नियां रख लेगा तो फिर वो बहुत सारे लड़के फ्रस्ट्रेट रहेंगे, उनको लड़कियां नहीं मिलेंगी, उनका वो नहीं, फिर वो ये जो फ्रस्ट्रेटेड जो लड़के होते हैं ना इस टाइप के, जिनकी शादियां नहीं होती, वो लोग फिर ब्राइड जो है ऑफर करते हैं। कौन? आतंकवादी संगठन। ISIS ने क्या किया, आतंकवादी संगठन जितने भी हैं वो ब्राइड ऑफर करते हैं। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी शादी कराएंगे, क्योंकि तुम्हारी शादी हो नहीं रही है। और मुस्लिम देशों में खास करके उन्होंने 4-4 पत्नियां रख ली है, तो उनके पास संग्रह हो गया महिलाओं का। तो वो बोलते हैं कि अब चूंकि हम किसी भी नए शहर पे अटैक करेंगे तो वहां जो महिला मिलेगी उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। जैसा आपने देखा कि तालिबानी जो है वो शादी, तो तालिबान वाले, ISIS वाले और बोको हरम वाले, ये जितने भी आतंकवादी संगठन है, ये ब्राइड ऑफर करते हैं कि वो यूथ, इसलिए आप देखते हो कि ISIS में यूथ कहां से भाग के जा रहा है और कहां पर जाकर के ISIS ज्वाइन कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और उसके पीछे कारण है पोलीगेमी। बात समझ में आ रही ना? तो ये जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी की बात केवल ये यहीं तक नहीं रहती कि केवल बच्चों को पढ़ा दिया या लड़कियों को केवल स्वतंत्रता दे दी, घूमने फिरने की स्वतंत्रता दे दी या कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दे दी, ये नहीं। उसको स्वतंत्रता है कि उसका जो सेक्सुअल चॉइस है, सेक्सुअल पार्टनर है, वो करने का जो है वो उसको छूट हो, उसको खुद को छूट हो, उसका पार्टनर वो खुद ढूंढेगी। अब खुद पार्टनर ढूंढना है तो भारत जैसे देश में इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि कास्टिज्म का ढांचा तो उसी पे टिका हुआ है, रक्त की शुद्धता, ब्लड की प्योरिटी, तो कास्टिज्म तो उसी के ऊपर टिका हुआ है कि शादी जो है वो, इसीलिए शादी लड़की की उसकी चॉइस से ना होकर के, क्योंकि अगर उसने कहीं दूसरे धर्म का और दूसरी कास्ट का पसंद कर लिया, जैसे ही उसको फ्रीडम दिया और उसने अगर दूसरा धर्म और दूसरा कास्ट चूज किया तो कास्टिज्म तो ढह जाएगा। और यहाँ तो 2100 सालों से ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो 2100 सालों तक एक्सेप्शनली 1000 में से 2 या 4 लोग दूसरी जाति में शादी करते हैं, 1000 में से। तो आपका कास्टिज्म तो आगे भी 2000 साल तक अगर आपने ये मेंटेन कर लिया कि लड़की को उसकी इच्छा से शादी नहीं करने देनी है, अगर आपने ये तय कर लिया और ये अगर निभा लिया तो कास्टिज्म बना रहेगा, क्योंकि रोटी और बेटी ये 2 संबंध, खाना पीना तो इतना बड़ा इशू नहीं रहा। कई बार खाने पीने के मामले में तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया है अपर कास्ट ने भी, और वो लोग होटल में भी खाने लगे हैं, दूसरे लोगों के साथ भी खाने लगे हैं। खाना पीना अब इतना बड़ा इशू नहीं है। कास्टिज्म का एक ही चीज टिक के रह गई है, और वो रह गया है उसकी चॉइस, उसकी चॉइस खत्म करना। क्योंकि चॉइस पे अगर छोड़ दिया तो फिर वो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। इसलिए इंडिया का रैंकिंग कहाँ आया है? सऊदी अरब के बराबर। आप कहोगे हमको सऊदी अरब के बराबर आप कैसे रख सकते हो, ये तो फेयर नहीं है। नहीं, आप जाकर के देखो, बहुत ज्यादा रिजिडिटी है,
बहुत ज्यादा रिजिडिटी है। वो आपको अगर महसूस नहीं हो रही तो पता नहीं आपको क्यों महसूस नहीं हो रही, क्योंकि पुरुष हैं तो उन लोगों को महसूस नहीं होगी क्योंकि उनके प्रति इतना नहीं है, लेकिन महिलाओं को लग जाएगा, महिलाओं को महसूस हो जाएगा। और महिलाओं में हो सकता है कि वो अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे परिवार हों जहां पर नहीं है ये, तो पर हमारी छूट उतनी नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर मैं आपको सेंट्रल आइडिया के तौर पे इक्वालिटी को बता रहा था, है ना। तो मैंने जो बताया ये अप्रोच आपने देखी, ये पर्सपेक्टिव कभी इस नजरिए से सोचा, इस डायरेक्शन में सोचिए, तो ये आएगा आपका जब आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और ये जो न्यूज़पेपर रेगुलर एडिटोरियल पढ़ोगे ना, तो ये थॉट प्रोसेस होगा इस लेवल पे। तो आप कहोगे हिंदी में कोई अखबार बता दो, और हिंदी में कोई अखबार जो है इस लेवल पे आपको सोचना नहीं सिखा सकता जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। वो इस तरह का डेटा भी नहीं देता, ना ही इस प्रकार का कोई कंपेरेटिव अकाउंट बना के देता है। तो ये आपको करना है, ठीक है। यहां से आप थिंकर बन के निकलोगे और अच्छा एनालिटिकल आंसर लिख पाओगे, और आंसर में अगर ये पॉइंट्स रहेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स तो तभी मिलेंगे क्योंकि ट्रेडिशनल आंसर जो होता है आपका बहुत छोटा मोटा, ये है भारत में ये अनेकता में एकता, भारत में बहुत सारी विशेषताएं होती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। इसलिए एक वो जो लड़की राज्य बिहार में एक नेतागिरी करती है ना, नई नई शुरू किया, उसने पार्टी बनाई पुष्पम प्रिया करके कोई, तो उसने जो पार्टी बनाई उसका नाम रखा उसने प्लूरल पार्टी। वो फॉरेन से कहीं से पढ़ के आई थी, तो उसका थोड़ा सा इंटरनेशनल स्टडीज में कहीं कुछ रहा होगा, तो उसने, मैं देख रहा था उसकी पार्टी का नाम है प्लूरल पार्टी। तो प्लूरलिटी, एक और टर्म लिख लीजिएगा, प्लूरलिटी। इक्वालिटी के बाद प्लूरलिटी। प्लूरलिटी का मतलब ये हो गया कि जो डाइवर्सिटी है उसको रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी। ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता बहुत ज्यादा है। ये इक्वलिटी का ही सिनोनिम लगता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसको सिनोनिम नहीं मानेंगे आप। प्लूरलिटी क्या हो गया? प्लूरल्स जो है, प्लूरल्स कौन हुए? जो भेदभाव नहीं करते, डाइवर्सिटी में भेदभाव नहीं करते, सबको एक तरह से देखते हैं। तो प्लूरल्स को अभी गालियां पड़ रही है, उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है इस जमाने में, तो कंट्री तो जा रहा है उस तरफ, तो फिर वो कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। फिर वही राजा राम मोहन राय टाइप कोई उठेगा और फिर वो हुंकार भरेगा, और फिर गांधी, अंबेडकर, फुले जैसे लोग होंगे, और फिर शायद स्वतंत्रता संघर्ष फिर से लड़ा जाए। फिर हो सकता है कि एक बार बहुमत जो है उधर चला जाए और बहुत सारी चीजें कोलैप्स कर जाए सिस्टम, तो लोग फिर उठेंगे 100 साल बाद, 50 साल बाद, दुखी होंगे, परेशान होंगे, उसके रिजल्ट्स बेकार आएंगे कि डिसीजंस गलत थे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थे, संवैधानिक नहीं थे, और संवैधानिक नहीं थे तो इंडिया के हिसाब से वो नेचुरल नहीं था। एंड नेचुरल आया तो एक और लिख लीजिए, नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट आएगा नेचुरल जस्टिस। आपको नेचुरल जस्टिस भी बताया था मैंने, ये यूएस और वेस्ट का फिलॉसफी है। तो पश्चिम की विचारधारा में प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि जस्टिस दिखना चाहिए, जस्टिस केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि जस्टिस कैन बी सीन, देखा भी जाना चाहिए, लोगों को दिखना भी चाहिए कि वो हो रहा है। मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस में ये साफ साफ बताया था। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ बताया था आपको, बताया था ना, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक रूल ऑफ लॉ बताया था आपको, एक ये बताया नेचुरल जस्टिस। तो ये जो नेचुरल जस्टिस है ये यूएस का स्टाइल है। हम लोग अभी प्रेसिडेंट देख करके फैसला देते हैं, इसलिए आप देखते हो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जजेस हैं वो रेपिस्ट को बोल रहे हैं कि जो विक्टिम है उसके साथ शादी करो तुम, मतलब तुमने इसके साथ रेप किया, अब इसकी शादी समाज में कहीं नहीं होगी, अब तुम इससे शादी करो। यानी कोर्ट, हाई कोर्ट का जस्टिस, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश उच्च न्यायालय का और उच्चतम न्यायालय का, जो इससे पहले वाला जो था चीफ जस्टिस, वो उस विक्टिम से बोल रहा है, रेप पीड़ित लड़की से बोल रहा है कि इससे शादी करो। वो कोई सरकारी अधिकारी था,
रेपिस्ट जो था 25-26 साल का, और जो लड़की थी वो 16 साल की थी। एक तो वो माइनर है, 18 साल की अभी नहीं है, और उससे बोल रहा है कि अब तुम इससे शादी करो। ये कौन बोल रहा है? ये अभी 2020 में बोल रहा है। तो ये इंडिया है। मतलब उसकी कोई इच्छा मायने नहीं रखती लड़के की, क्योंकि उसकी चूंकि अब दूसरी जगह शादी नहीं हो गई, बदनामी हो गई, तो उसको अब्दुल्ला कहां मिलेगा, तो बोले तुम ही बन जाओ इसका दुल्हा। अरे उसको सजा दो भाई, उसको सजा दो, वो क्या शादी कर लेगा? हाँ, मतलब कितनी खतरनाक चीज है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो भारत में महिलाओं की स्थिति। अब आप कहोगे तालिबान जैसी थोड़ी है। अरे बात तालिबान जैसे, लेकिन जज की मानसिकता तो देखो, यानी जज महिला को क्या समझ रहा है? उसके अंदर कितनी घृणा होगी उस व्यक्ति के प्रति, कितना गुस्सा होगा उस व्यक्ति के प्रति, और वो स्वामी बन जाएगा उसका। भारत में तो स्वामी बोलते हैं एक तरह से उसको, वो उसकी सेविका हो जाएगी एक तरह से। मतलब जिसने अपराध किया उसकी सेवा करो अब जिंदगी भर। और वो आदतन ऐसा अपराधी है तो उसके बाद उसको मान लीजिए गुणों के आधार पे आप पति चुन रहे हो, या पति चुनने की जो स्वतंत्रता है उसमें आप क्वालिटी देख सकते हो, आपके पिता क्वालिटी देखेंगे कि कितना अच्छा लड़का है, उसके बजाय एक आदतन पहले से ही नॉन क्रिमिनल है ना, वो तो नॉन क्रिमिनल, ऐसा भी नहीं कि शादी के बाद पता चला कि ये तो इतना बड़ा क्रिमिनल है। मतलब वही दूध में मक्खी देख करके निगलना उसको, अनजाने में आप मक्खी निकले वो बात अलग है, लेकिन मक्खी देख के निकलने जैसा है। मालूम है कि ये बदमाश है, मालूम है कि ये अपराधी है, उसके बावजूद उससे शादी करना, वो भी कोर्ट के कहने से। कमाल है। मतलब ये बुद्धि आई कहां से उस जज में? ये नेचुरल लॉ है क्या? नहीं, ये कहीं न कहीं कानूनों का दुरुपयोग है, क्योंकि स्थापित कानूनों में इसकी गुंजाइश है कि वो ऐसी सलाह दे सकता है। अभी जो स्थापित कानून है हमारे, वो कानून इस तरह के हैं कि उनमें कहीं न कहीं खामियां हैं। उसमें जज को इतनी स्वतंत्रता मिल जाती है उस कानून के आधार पर कि वो ऐसी बात कर सकता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। हम मतलब अभी फंडामेंटल राइट्स भी लागू नहीं करवा सकते सही ढंग से। कानूनों का पेंच इतना भयंकर है, और इतने महिला विरोधी कानून है, जाति विरोधी मतलब निम्न जातियों के और दलितों के उनके विरोध में कानून। इसीलिए तो आप में से कोई अगर जेन्युइन चीज भी लेकर के थाने में जाएंगे, महिला हैं आप या दलित हैं, तो आपको समझा बुझा के भेज दिया जाएगा। कई बार वो एफआईआर तक नहीं लिखेंगे कि देखो बेटा अभी तुम बहुत उसमें हो। लेकिन ठंडे दिमाग से अगर सोचोगे तो ठंडे दिमाग से क्या सोचना है, क्यों सोचना है ठंडे दिमाग से? अब स्पॉन्टेनियसली हमारे दिमाग में आया है कि हमारे साथ क्राइम हुआ, हम एफआईआर दर्ज कराना है, तुम लिखो ना इसको। बोले नहीं, इसमें सामने वाले का बहुत नुकसान हो जाएगा। अब जैसे कोई बदमाश लड़का है, टीचर को 4-5 थप्पड़ मारती है और उसको गाली भी दे दी सबके सामने, और टीचर जब पुलिस में लिखाने गया तो पूरे गांव के और सारे लोग समझाना आ गए कि देखो लड़का है अभी 16-17 साल का, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, उसकी नौकरी लगनी है, ये है वो है, और तुम तो समझदार आदमी हो और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारा काम बच्चों का भविष्य निर्माण करना है। और तुम अगर ऐसे इनको जेल भेजोगे एक एक बच्चे को, तो वो तो कल से कोई दूसरा मारेगा, तो फिर क्या उसको भी जेल भेजोगे? ऐसे तो आधा स्कूल जेल में चला जाएगा। तो ऐसे थोड़ी होता है, और ऐसा थोड़ी हो, तुम तो समझदार हो, बड़ों को सब देखना पड़ता है, और कुत्ते को काटता है तो हम कुत्ते को थोड़ी काटते हैं, ये वो इस तरह से। उसका दिमाग तो घुटने में है, फलाना है, वो तो पागल है, वो तो नशा भी करता है। उसके घर वाले भी बहुत परेशान हैं, परसों उसके पिताजी भी उसको बहुत पीट रहे थे। हाँ, मतलब ऐसी इतनी बातें होंगी, और कुल मिला के मतलब वो अपराधी हो जाएगा। शाम तक उसको लगेगा कि उसने अपराध किया है। ये हमारा समाज है, ये इंडिया है। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो अफगानिस्तान से बहुत अच्छा है। अरे ये और खतरनाक है देखा जाए तो, क्योंकि वहां तो पता है कि वो बहुत बेकार है, और यहाँ आपको भ्रम है कि यहाँ सब अच्छे हैं। ऐसे में फिर ऐसा हो रहा है, फिर आपको लगेगा कि अब ऐसे मान लीजिए टीचर सुसाइड कर गया तो कि अब उसकी तो कोई, कल से वो स्कूल जाएगा तो उसकी तो जान चली गई। अब क्या करता बेचारे के, एक पड़ गई थी तो उसकी इंसल्ट तो हो ही गई थी, और लड़का बड़ा बदमाश है तो भी कोई उसको अरेस्ट नहीं करने वाला। इंडिया थोड़ी सी सिंपैथी जता देंगे, 2-3 दिन भूल जाएंगे फिर। ये इंडिया है।
तो इसलिए अधिकारों के प्रति जो एक समाज में वातावरण होना चाहिए वो तब होगा जब नेचुरल जस्टिस होगा। अदालतों से नेचुरल जस्टिस की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष की जब मैं बात कर रहा था, क्लास में भी मैं पढ़ा रहा था कि अभी हमने क्या किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम पोस्ट, तमाम चीजें जो है हमने बोरो की है। कई बार हम चीजें बोरो करते हैं वहां से, तब हम उसका यहां का एप्लीकेशन नहीं सोचते। चीज बहुत अच्छी लगी, हमने बोरो कर ली। कई बार किसी को 50 लाख की कोई गाड़ी बहुत अच्छी लगी, वो ले आया, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो ऑफिस जाता है और वो कॉर्पोरेट है, तो वो कॉर्पोरेट ऑफिस जाएगा, अपने कंपनी के ऑफिस में जाता है। प्राइवेट कोई गवर्नमेंट वाला ऑफिसर है तो गवर्नमेंट उसमें जाएगा, गवर्नमेंट ने खरीदी है तो राज्यपाल के लिए खरीदी होगी और किसके लिए खरीदी होगी, इतनी महंगी गाड़ियां उनके लिए होती हैं। लेकिन एक किसान व्यक्ति है या एक कोई इस टाइप का है जो जिसकी ऐसी देशी टाइप की फैक्ट्री है, स्टोन कटर की या माइनिंग की कोई फैक्ट्री है, तो वो अपने वहां ले चला जाएगा। और किसान होगा तो हो सकता है कि वो चारे की गठरी भी उसमें डाल के ले आए और 50 लाख की गाड़ी को उस तरह से यूज करते हैं वो लोग। क्योंकि इसलिए केवल बोरो करके लाना, किसी चीज को खरीद के लाना और उसके बाद उसी स्टेटस के साथ वैसे ही कपड़े पहन करके और उसमें बैठना उस गाड़ी में और उसको फिर उसी स्तर पे चलाना, ये बहुत अलग अलग चीज है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर वाला पोस्ट लेके आए, तो स्पीकर का पोस्ट हम लाए ब्रिटेन से, तो वहां जो स्पीकर की वैल्यू थी वो वैल्यू हमको यहां देना थी। तभी हम केवल रेड कारपेट स्पीकर के लिए बिछाते हैं, प्रेसिडेंट और स्पीकर के लिए, प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं होता। इसका मतलब स्पीकर बहुत बड़ी चीज है। तो स्पीकर इतनी बड़ी चीज क्यों है? तो आपने पिछला चुनाव थेरेसा मे वाला देखा होगा। थेरेसा मे वाले में जब ब्रेग्जिट पे वोटिंग हुआ तो स्पीकर ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, किनकी? अपनी पार्टी के लोगों की, और प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ गई स्पीकर की वजह से। उसी की पार्टी का स्पीकर और कुर्सी छोड़ना पड़ रही है उसके लिए, और उसी के जो सांसद हैं वो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट दे रहे हैं। ये कॉपी किया है हमने। तो क्या ऐसा हमारे यहाँ होता है? नहीं होता। तो फिर कॉपी करने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब गाड़ी आपकी 50 लाख की, 1 करोड़ की और गाज भरी हुई है उसमें, ये संसद है हमारी। आ गया समझ में? अभी का स्पीकर कार्टून है, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेवल ही नहीं है, उसने खुद ने नहीं पढ़ा स्पीकर क्या होता है। अब देखो हवाइयां उड़ रही है उसके चेहरे पे, मक्खियां उड़ रही है, उसको कुछ पता ही नहीं, होश ही नहीं, वो बैठा रहता है, जब कुछ तो भी वो करता रहता है, कार्टून जैसी हरकतें करता है। ये ऐसा स्पीकर थोड़ी होता है। स्पीकर का एक अपना एक वो होता है, कॉन्फिडेंस होता है। वो जब बोलता है तो पूरा संसद उस बात को बहुत ध्यान से सुनता है। बहुत अलग चीजें होती है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, सुभाष कच्छप वाला वो पढ़िएगा, संविधान का विकास। तो संविधान का विकास जब आप उसमें देखेंगे तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, एक एक पद की गरिमा बताई है कि कोई पद कहां से आया तो क्यों आया, और वहां उसकी क्या हैसियत है। वहां की हैसियत यदि आप फिर अगर आप कॉपी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसको उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये क्यों आया, ये आया क्यों है, इसको लिया क्यों गया। तो बोरो करने का कारण भी देखना पड़ेगा आपको। तो संविधान निर्माताओं ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अगर कोई चीज कॉपी करने का सोचा है तो कॉपी करते समय में उनके दिमाग में वहां जैसा हो रहा था वैसा है। प्रेसिडेंट के बारे में भी ऐसा ही है। लॉर्ड सभा होती है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक वहां पर जो है वो क्राउन की जो इमेज है वो हमारी किसके साथ मैच करेगी? प्रेसिडेंट के साथ में। तो दोनों ही नाम मात्र के देखा जाए। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट अभी जो बनाए हैं वो एक तरह के कठपुतली टाइप है, और उन प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं है, वो नाम मात्र के प्रेसिडेंट है। नाम मात्र का तो होता ही है कार्यपालिका, राष्ट्रपति, लेकिन वो वाकई में नाम मात्र के नाम मात्र का मतलब यहाँ अभी है कि उनका कोई मतलब नहीं है। अकेले में हो सकता है कि वो उनके नीचे बैठे हो, वो लोग ऊपर, अमित शाह और मोदी जो है वो सोफे पे बैठे। इमेजिन करें आप कि अकेले में क्या व्यवहार करते हो। जब बाहर ऐसा है उनका, जो फोटोग्राफ आते हैं आप सोशल मीडिया में देखते हो, हालांकि एडिटेड भी हो सकते हैं, उनमें छेड़छाड़ भी, डॉक्टर्ड भी हो सकते हैं, वो पता नहीं क्या स्थिति। लेकिन असली में आप देखें तो वो वाली नहीं है। वो गरिमा जो है वो गिरती है, वो गरिमा गिरती है। अब्दुल कलाम ने वो गरिमा मेंटेन की थी। आपने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में देखा था कि अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे, तो उनके पद का, उनका होना जो है वो एक शर्म थी। तो आज मैं थोड़ा सा आपको जो बता रहा हूं
बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आया समझ, वो एनिमी है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो इन जो आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ सेंट्रल आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनका एनिमी है, इनको लागू नहीं होने देना चाहता। तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहोगे नहीं कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो तो हो रहा है, इलेक्शन हो तो रहा है। अरे भाई, इलेक्शन आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, इलेक्शन में वोट देने के लिए वही लोग आते हैं। कौन लोग आते हैं? जो वोटर है मान लिया जाए, लेकिन उनको बस में भर के लाया जा रहा है, उनके ऊपर गन लगा हुआ है, उनको कहा अंदर जाके तुम क्या करोगे। या फिर पहले जो बैलेट पेपर पे वोटिंग होती थी, उनको कह दिया जाता तुम्हारा वोट हो गया, और एक साथ वोट कौन कर देता था? उनके नाम के ठप्पे वही लगा देते थे। कौन लोग? क्रिमिनल लोग लगा देते थे। तो यही तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स था। हम बोलते थे ना कि पूरे जो है बूथ कैप्चरिंग होता है और ये होता है, तो उसका मतलब क्या है? बूथ कैप्चरिंग का मतलब क्या है? बूथ को कैसे कैप्चर करते हैं? बूथ को कैप्चर करने का मतलब यही है कि किसी को वोट देने ना आने देना, और उनके नाम का वोट कोई एक ही आदमी, सबका एक ही व्यक्ति को वोट डाल दे। यही बूथ कैप्चरिंग था। तो भारत में आप देखोगे कि वोटिंग क्या रियल वोटिंग होती है। कई बार आपको, आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा होता है। हमने तो इलेक्शन में काम भी किया है, इलेक्शन में लड़े भी हैं। हम तो मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लोकसभा का भी लड़ा, और मैं ऑफिसर भी कई तरह का रहा। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर से लेकर के तरह तरह के ऑफिसर भी रहे, प्रेसाइडिंग ऑफिसर भी रहे, इलेक्शन कराए भी हैं। सभी तरह के रोल जितने इलेक्शन में हो सकते हैं वो सारे हमने किए हैं। मतलब जितने भी सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से, और बिल्कुल एक सामान्य पत्रकार या बिल्कुल मीडिया के लोग जिस तरह से देखते हैं चुनाव को, उस दृष्टिकोण से भी देखा। और अब इस तरह से भी ऑब्जर्व करते हैं, बाहर से रह करके भी, एक्सपर्ट के तौर पे भी ऑब्जर्व। अब हमको एक्सपर्ट कहा जा सकता है क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरह से एक्सपर्ट हुए। तो उस तौर पे भी हम इलेक्शन को देखते हैं कि और क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म हो सकते हैं भारत में। तो इस पूरे में यदि आप देखेंगे तो कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति वोट डालने आता है, उसको कहा जाता है आपका वोट हो चुका है। अरे ऐसे कैसे हो चुका है? अब तो ईवीएम है, अब तो एक एपिक कार्ड होता है, तो अब कैसे हो सकता है? बोले नहीं, वो कोई डाल गया तो डाल गया, तो बोले अब टेंडर वोट डलेगा। अच्छा, टेंडर वोट का क्या होता है? वो एक लिफाफे में रहता है और वो कभी खुलता नहीं है, वो काउंट ही नहीं होता कभी। टेंडर वोट का क्या तरीका होता है? अगर कोई जिद करता है नहीं मैं अपना वोट डाल के जाऊंगा, तो आओ चलो। हालांकि उसके लिए थोड़ा सा प्रेसाइडिंग ऑफिसर का काम बढ़ जाता है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर उसको अलग कमरे में ले जाता है, एक फॉर्म डलवाता है, लिखो इस पे तुम्हारा क्या आईडी है, कौन सा क्या है, मतदाता सूची में कहाँ नाम है, क्या है, वो पूरा डिटेल। और उसके बाद उसको एक वोट देता है, कौन सा वाला? बैलेट पेपर वाला। बोला चलो इसमें से दे दो जिसको तुम्हारे पसंद के व्यक्ति को। वो ईवीएम के पास नहीं ले जाता, उससे अलग से उस वोट को कवर, उसको करके फोल्ड करके एक एनवेलप में बंद कर दिया जाता है, उसको सील्ड कर दिया जाता है। अब सील्ड एनवेलप में वो चला जाता है, वो कभी ओपन ही नहीं होता। उसको ओपन करने का, उसको काउंट करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो ये क्या है? ये उसका एक तरह का कॉन्सोलेशन है। सिर्फ उसका एक प्रकार की ये कि हाँ मैं चल करके वहां तक गया था तो मेरे साथ कुछ हुआ, कोई न कोई कार्यवाही हुई, बस इतना सा है। इलेक्शन कमीशन भी उसके बारे में स्पष्ट नहीं है कि इसका क्या करना है। आगे समझ? तो ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप देखोगे तो क्या मतदान सही तरीके से हो रहा है, तो अब आपको लगेगा कि तो बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। नहीं, रिफॉर्म की नहीं, अभी जनता तैयार नहीं है, अभी इस देश के लोग तैयार नहीं है, अभी इस देश के पदाधिकारी तैयार नहीं है। जो चुन करके जा रहा है उनको नियम पता नहीं है कि हम किस पोस्ट पे जा रहे हैं, इस पोस्ट की गरिमा क्या है, और इसको जहां से बोरो किया वहां क्या हैसियत है इस पोस्ट की। और वो बना दिया जाता है कि आप इस पोस्ट पे हो गए, वो सब लोग बधाई दे देते हैं, माला पहना लेते हैं, उसके फेसबुक पे बधाई आ जाती है। भाई उसको होश ही नहीं है कि ये है क्या झंझट है। उसको लगता है कि मैं बीजेपी का हूं तो बीजेपी का प्रतिनिधि हूं, और चूंकि इन्हीं लोगों की कृपा से मैं यहाँ तक पहुंचा। अरे प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होगा, यानी पीठासीन अधिकारी, मीन्स स्पीकर या फिर उपराष्ट्रपति, किसके लिए चेयरपर्सन होगा? वो राज्यसभा में, ये लोकसभा में होगा स्पीकर। तो आप जो है, आप डिसाइडिंग फैक्टर हैं, आपकी वजह से सरकार गिर सकती है। तो अपने सरकार के विरुद्ध हो जाएगा क्या? आपको लगता है किसी दिन उसकी वजह से बीजेपी की सरकार गिर जाएगी या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा भारत के लोकसभा अध्यक्ष की वजह से? ऐसा कभी भारत में हो सकता है? नहीं, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जहां से हमने कॉपी किया है वहां ऐसा होता है। इसने हमने वहां एक उनके आइडियल स्टेटस को देखा है। इसलिए जब कभी भी आर्टिकल 92 से लेकर 100 के बीच आप स्पीकर को पढ़ोगे तो आपको वो गौरव गरिमा अंदर से
दिखेगी। ठीक है, इसलिए स्पीकर की इतनी इमेज है कि वो प्रधानमंत्री से भी बड़ा है संसद में, प्रधानमंत्री उसके सामने कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, और राष्ट्रपति का अभिभाषण जब होता है, जब उसकी स्पीच होती है प्रेसिडेंट की, तब स्पीकर को देखना वो कहाँ बैठता है और प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं। प्रधानमंत्री सामने बैठता है, स्पीकर पास में बैठता है राष्ट्रपति के। तो इसलिए एक एक पोस्ट के बारे में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे या एक एक घटना के बारे में पढ़ोगे या चर्चा के बारे में पढ़ोगे, इसलिए विधेयक बनाने की प्रक्रिया है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, उसकी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, और पूरा लंबा समय लगता है। इसलिए क्वेश्चन आर है, 0 आर है, तो टिप्पणी लिखिए क्वेश्चन आर के ऊपर, लिखिए टिप्पणी एक। ठीक है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, और उसकी गरिमा को देखिए, प्रश्नकाल की गरिमा कितनी है। जवाहरलाल नेहरू के सामने जब लोग गए पहली बार और कहा सर ये संसद तो शुरू होती, लेकिन हम अपनी बात कहाँ रखें, तो शून्यकाल की परंपरा तो भारत में ही डली है। और अभी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के टाइम से 12 बजे से 1 बजे वाला बिल्कुल एक अलग स्वरूप हो गया उसका। लंच से जस्ट पहले 1 बजे से 2 बजे लंच है, उससे पहले 0 आर, 12 बजे से 1 बजे वाला, और 11 से 12 वाला प्रश्नकाल है, क्वेश्चन आर। पढ़िए उसके बारे में, एक एक टिप्पणी लिखिए, कम से कम 100 शब्दों में लिखिए, 100 वर्ड्स में एक एक कमेंट लिखिए इनके ऊपर, फिर आपको उसकी गरिमा समझ में आएगी। लेकिन अभी आप देखो, नहीं संसद का काम ही नहीं हो रहा है, हंगामा हो रहा है, ये हो रहा है, तो फिर क्या है, अरे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे की चर्चा, शॉर्ट इंटीमेशन पे जब वो जो चर्चा होती है, हाँ बिल्कुल ही, यानी कि अल्पकालिक, और जिसको कहते हैं कि अभी तात्कालिक प्रस्ताव पे चर्चा, और स्थगन प्रस्ताव है ना। तो ये जो रिजोल्यूशंस हैं जब तमाम जगह पर रखे जाते हैं, इन रिजोल्यूशंस की लिस्ट बनाई है। रूल आप मत देखिएगा, रूल कई जगह पर मेरे नोट्स हैं उनमें रूल्स भी लिखे हैं। रूल्स थोड़ा सा डीप हो जाएगा, मुझे लगता है रूल्स नहीं पूछते परीक्षा में, कि थोड़ा सा डीप हो जाता है। ये वहां के बाबू के लिए है, कहाँ के पार्लियामेंट में जो क्लर्क काम करता है उसको पता होना चाहिए। दरअसल आप जैसे लोगों को या खास करके सिविल सर्विसेज के लोगों को मुझे लगता है उसकी उतनी आवश्यकता रूल्स के लेवल पे नहीं पूछेंगे, लेकिन ये पूछेंगे कि ये क्या है। और अगर आप इन सब चीजों को जानोगे तो इनका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। कमेटी कल्चर 1970s में इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रिब्यूनल्स, जुडिशरी के साथ साथ ट्रिब्यूनल्स भी आए, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है गवर्नमेंट को कि ये ट्रिब्यूनल या तो खत्म करो भाई, या फिर इसमें अपॉइंटमेंट करो, अगर तुमसे नहीं होता तो हम कर देंगे भी, जल्दी से नहीं किए तो। ये कितना बड़ा कचरा हो गया। अभी ये रमन्ना जब से आए हैं ये डांट तो रहे हैं, अब असली में डांट रहे हैं, दिखाने के लिए डांट रहे हैं, जनता को पता नहीं, लेकिन बाकी पत्रकार तो इंप्रेस हैं, लिख रहे हैं उनके फेवर में कि जुडिशरी अच्छा काम कर रही है। बाकी इससे पहले वाला तो चू ही नहीं करता था, वो तो पता नहीं क्या उसने उधार खाया था सरकार का। हाँ, और एक तो राज्यसभा सदस्यता ही लेके बैठ गया वो, बिल्कुल ही। तो पूरा ही दिखता है ना, साफ साफ दिखता है कि तुम कर क्या रहे हो। तो जुडिशरी में भयंकर हालत खराब थी। अभी थोड़ी थोड़ी, और 3 महिलाओं के आने से भी, 3 महिलाएं कौन कौन सी आई वो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। महिलाओं का 11% हो गया जुडिशरी में। पहले तो कभी एक आध रहती थी, कई बार नहीं भी रहती थी। और अब चीफ जस्टिस बनने का भी महिला का जो है उसके चांसेस बढ़ गए। तो मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। मतलब देखा जाए तो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ पाओगे तो भी ये विजन नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूँ। आप पढ़ लो लक्ष्मीकांत, पढ़ लो हमारे नोट्स, चाहे आपको जो पढ़ना है पढ़ लो। ये वाला विजन डेवलप करने के लिए आपको बहुत एनालिटिकल लेवल पे जाना पड़ेगा ऊपर, तब जाकर के ये दृष्टिकोण आता है। तो मैं आपको एकदम ही ऊपर ले जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया, तो आप पर उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये इन बातों में दम है। कई बार ये सरकार विरोधी लगती है, लेकिन क्या है कि बात सरकार विरोधी ही होती है तभी पढ़ी जाती है, तभी न्यूज़पेपर में आती है, और क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है चीजों को। इसलिए यूपीएससी का पेपर भी बोलता है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या बोलता है? क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब यही होता है, क्रिटिकली एनालाइज जो लिखा रहता है उसका मतलब यही होता है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण ही करना होता है।
देखो कोविड में शाबाशी वाला कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ये पार्टी मीटिंग की चीज है, सिविल सर्विसेज का प्रश्न नहीं है। कोविड मैनेजमेंट के क्या क्या फेल्योर थे और एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उस जिले के कलेक्टर होते तो आप क्या करते ताकि लोग ज्यादा ना मरे सेकंड वेव। तो सेकंड वेव में इतने लोग मर गए, ये नहीं मरना चाहिए था, ये टोटल फेल्योर है, ये मैन मेड डिजास्टर है। फर्स्ट वेव चलो ठीक है, वो ब्लैक स्वान मान सकते हैं, हम उसको ब्लैक स्वान बोल सकते हैं। ब्लैक स्वान थ्योरी किसकी, जल्दी से बताओ। एक को भी नहीं पता, इसको देखा ना नहीं, हाँ वो ठीक है, काला हंस, यानी कि जो अभी तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो ठीक है किसकी थ्योरी, हम ये पूछ रहे हैं। नासेम निकोलस तालेब, ठीक है, पढ़िएगा ब्लैक स्वान थ्योरी। और ब्लैक स्वान थ्योरी पढ़िएगा, और उसने कहा कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था 2007-8-9 वाला, वो तो ब्लैक स्वान था, और यहां तक कि 9/11 भी ब्लैक स्वान था एक तरह का। तो दुनिया में ब्लैक स्वान मतलब जो दुनिया की पूरी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को बदल के रख देते हैं और अचानक से आते हैं, जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता पहले से। प्रिजम्पटिव एरियाज नहीं होते जिसमें पहले से संभावना का कुछ बिल्कुल भी कोई भी संभावना नहीं थी, अचानक से आते हैं। लेकिन उसने कहा बोले ये तो व्हाइट स्वान था, ये तो ब्लैक स्वान था ही नहीं, क्योंकि इसके बारे में तो सब पहले से ही पता था कि ये कैसे फैल रहा है, वायरस का नेचर सबको पता है, ऑलरेडी पहले एपिडेमिक फैल चुके हैं, पेंडेमिक ऑलरेडी आ चुके हैं, और वैज्ञानिक आसानी से बता सकते हैं कि ये कॉन्टाजियस होता है और कैसे फैलता है और कैसे क्वारंटीन करना चाहिए और कैसे आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए या कैसे मास्क वाला और सैनिटाइजर, और ये सब तो बहुत पहले से होता है, ये तो कोई भी अंदाजा लगा के बता देगा। तो फिर हमारे लोग क्यों नहीं हो पाए? ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट का फेल्योर है, कंप्लीट फेल्योर है। तो फिर सब देशों में हुआ, हाँ कुछ को ओवर कॉन्फिडेंस में हुए, कुछ किस तरह से हुए, कुछ किस तरह से हुए, पर हमने कई लोगों की जानें गंवा करके, और फिर इस आज अगर आप बोल रहे हैं कि आज तो बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे और आज तो बीमारी नहीं फैल रही, तो अच्छी बात है नहीं फैल रही, तो ये हमने हर्ड इम्यूनिटी जो पा भी ली है, तो ये तो बहुत लोगों को बलिदान करके पाई है। अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख लोग मारे गए, आप 40,000 भी नहीं गिना रहे, आपके काउंट 40,000 पे भी नहीं पहुंच रहे, जबकि 15,000 लोग मारे गए होंगे, कम से 15 लाख लोग मारे गए कम से कम। तो अब मध्य प्रदेश की जनसंख्या को यदि 7 लाख भी माने तो 3% मॉर्टेलिटी होती है, तो 21 लाख लोग मरेंगे, तो लगभग 100% लोगों में कोरोना हो जाता है। तो 15 लाख तो मर ही गए ना, और 15 लाख मर गए तो आप काउंट ही नहीं कर रहे हो उनको, आप कोविड की मौत ही नहीं पता। मैं ऐसे 100 लोगों को जानता हूँ कम से कम जो कोविड से मरे और उनको सामान्य मौत करार दिया है, उनको सामान्य बताया कि सामान्य तरीके से मरे। तो फिर आप कोविड प्रोटोकॉल में उसका अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हैं? अगर वो सामान्य मौत है तो प्रोटोकॉल तो आप वो वाला फॉलो कर रहे हैं, डेड बॉडी तो घर वालों को दे नहीं रहे, घर पे सैनिटाइजर भेज रहे हैं और नगर निगम वालों को भेज रहे हैं उसके, और यहाँ पे आप कोविड वाला सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों को हटा दिया, बहुत सारे अधिकारियों को हटा दिया कि तुम कोविड की संख्या ज्यादा बता रहे हो, कम बताओ। उन्होंने कहा हम कम नहीं बताएंगे, तो चलो हटो यहाँ से, दूसरा आदमी को भेजा जो कम बताता है। तो ये तो हालात है यहाँ के, इससे अंदाजा लगाओ आप। तो हमने बहुत खतरनाक लोगों को, कई लोग जो यहाँ होते, दुनिया में होते, केवल वो उस दिन जिस दिन उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ उस दिन मार्केट नहीं जाते तो आज वो जिंदा होते। उस इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं मिलते उस दिन तो वो आज जिंदा होते। इसका मतलब ये तो सारा का सारा मैन मेड डिजास्टर है, हमारा पैदा किया हुआ है, प्राकृतिक नहीं है, हमने तैयार किया है इसको। तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी थी? जब लॉकडाउन लगाने के लिए कहा जा रहा था तब लगाना चाहिए, आप बाद में सांप चला गया फिर लकीर पीट रहे हो।
जब कहा गया कि वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप बोल रहे नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ठीक ठाक है। जब कोई बता रहा है आपको एक्सपर्ट की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, भैया बहुत दिक्कत आएगी, मारा मारी होगी, सिलेंडर नहीं मिलेंगे, इतनी व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ, इतना प्रोडक्शन नहीं है, प्लांट बंद है, जिस प्लांट के भरोसे बैठे हो वो उत्पादन ही नहीं करता, सिलेंडर की संख्या कम है, टैंकर की संख्या कम है, इसलिए तो ट्रेन से भेजते थे, भरा हुआ ट्रेन से नहीं ला सकते, इसे वायुयान से भेज दिए। खाली टैंकर तो वायुयान से भेज सकते हो, एयरक्राफ्ट से, क्योंकि अगर मान लीजिए वो बाय रोड जाएगा और चेन्नई में ऑक्सीजन भरेगा और फिर ये लौट के यहाँ आएगा, या केरला में ऑक्सीजन भर के फिर यहाँ आएगा कोच्चि से, तो इसलिए भेजते समय उसको कहा कि इन सबको हवाई जहाज में चढ़ा दो, तो कार्गो विमान जो होते हैं वो ले गए उनको, हवाई जहाज के खाली टैंकर, क्योंकि बाय रोड जाएंगे तो 6 दिन लग जाएंगे, ट्रैफिक जाम होता है, रोड खराब है कई जगह, ये तो एक ही दिन में 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में उसको वहां पहुंचा देंगे, फिर भर के आने में 6 दिन लगेंगे। तो आपके पास टैंकर नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपको पता ही नहीं कहाँ ऑक्सीजन सरप्लस है, कहाँ एक्स्ट्रा है, किससे खरीदी जा सकती है, आपने इस बारे में कोई रिसर्च ही नहीं की, एनालिसिस ही नहीं किया, तो सेकंड वेव जो है लोग तड़प तड़प के मरे बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर, ये तो फेल्यूर है, ये तो प्रशासनिक फेल्यूर है। ढेरों लोगों के दिमाग चल रहे थे कि ये किया जाना चाहिए, पत्रकार लिख रहे थे कि ये कर लो, तुम नहीं कर रहे थे क्योंकि तुमको होश ही नहीं है, अकल ही नहीं है, आ गया ना समझ में। तो ये तो लोगों को मारा है ना, इतने लोगों की हत्या हुई है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर हैं ये सारे के सारे, आपके फेल्यूर की वजह से, आपके कम पढ़े लिखे होने की वजह से, आपके नॉन साइंटिफिक होने की वजह से, क्योंकि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है आपके अंदर, आप साइंटिस्ट की तरह सोच ही नहीं सकते हैं। आपको अगर रिपोर्टर लिख के भी देता है तो आपको अकल नहीं आती है, एक्सपर्ट आपको पहले से चेताता है तो आपने गधे जैसे लोगों को पता नहीं नीति आयोग में कहाँ के पॉल टाइप और कौन कौन लोगों को बैठा रहेगा, जो बोल रहा था कि नहीं 30 मई 2020 को 0 हो जाएगा केस, उसने 30 मई 2020 को 0, वो नीति आयोग का सदस्य, आज भी टीवी पे आता है वो, एक वो कौन अग्रवाल है वो जो IIT का, वो कानपुर का, कहाँ का, वो आके बोल रहा था सेकंड वेव जैसी कोई चीज नहीं आने वाली, अभी भी वो उसके ट्वीट आ रहे हैं। अब जब सेकंड वेव इतना भयानक आया और शमशानों में जगह नहीं मिली, कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिली, तो अब चुप हो जाना चाहिए ना, शर्म के मारे डूब मरना चाहिए, या फिर बंद हो जाना चाहिए घर में जाके, उसके बाद कभी ट्वीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा तो पूरे प्रेडिक्शन फेल है। लेकिन वो आज भी करता है और सरकार का आदमी है कई जगह पे, और सरकार ने उसको एक्सपर्ट मान रखा है, उससे सलाह लेते हैं। इतना भयंकर फेल्यूर है, मतलब टोटल कोलैप्स है। और हर्ड इम्यूनिटी किसके बल पे आएगी? 3% लोग मर रहे हैं अगर इस देश के, तो हर्ड इम्यूनिटी तो आ ही जानी है। अगर इस देश में 140 करोड़ लोग हैं तो 3% कितने हो गए? लगभग 4.5 करोड़ लोग। तो 4 करोड़ लोग अगर इस देश में मर जाएं कोविड से, तो फिर तो मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तब तो सबको हो चुका। और पर हमको 4 करोड़ मरने से बचाने हैं ना। आप कहोगे नहीं वहां इतने मर गए, 4 लाख मर, हमारे यहाँ 4 लाख की मरे और अमेरिका में 15 लाख मरे। अरे 15 लाख सही संख्या है, वो 15 लाख जो अमेरिका में मरे हैं वो सही संख्या है, 15 लाख मरे होंगे। और तुम्हारे 3 लाख फर्जी संख्या है, क्योंकि इससे 15 गुना है। आ रहा समझ में? यहाँ जो 3 लाख मरे हैं ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, ये फर्जी हैं। मध्य प्रदेश में 40,000 बता रहे हो तुम, जबकि 15 लाख लोग मरे हैं। ऐसे ही भारत में देख लो कि तुम 4 लाख बता रहे हो, तो इसका टाइम्स बना लो, 15 टाइम्स कर लो, इसका 20 टाइम्स कर लो, तो 4 लाख का 20 टाइम्स कितना होगा? करीब 80 लाख हो जाएगा। तो 80 लाख लोग मरे हैं भैया भारत में। और अगर ये तो वैक्सीनेशन हुआ डेफिनेटली, बाकी फिर बोले कि हार्ड इम्यूनिटी कैसे आती? हार्ड इम्यूनिटी तब आती जब भारत में 4-4.5 करोड़ लोग मर जाते। लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से क्या हुआ कि आपका 80 लाख में काम चल गया। लेकिन अगर आप लोगों को सही समय पे लॉकडाउन देते, सही तरह की गाइडलाइन होती, सही समय पे वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने प्रीफाइलेक्सिस और प्रोफाइलेक्सिस के बारे में पहले ही बता दिया था। याद हो तो आप मेरा मार्च 2020 वाला वो वाला लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब पे अभी भी पड़ा हुआ है। उसमें मैं बता रहा था कि वैक्सीनेशन हम नहीं कर पाएंगे
और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि कई देशों में इसके वेरिएंट घूम रहे हैं, और मान लिया जाए बूस्टर डोजेज लगाने की बात आई कि एक तीसरा डोज भी लगना है भारतीयों को, तो तीसरा डोज फिर हम 1.5 साल में ही कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हमने सारे भारतीयों को लगा भी दिया, सारे इंडियंस को अगर हमने 2 डोज लगा भी दिए, तो तीसरा डोज लगाने में, फिर एक्सरसाइज करने में, फिर हमको पूरा पक्का रोना है, फिर 1 साल तक, 1.5 साल तक। हमारे पास इंफ्रा नहीं है उस टाइप का, हम लोग उस टाइप के हैं ही नहीं है कि इतना जल्दी कर लेंगे, जबकि दूसरे देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है और जनसंख्या बहुत कम है और रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है। सरकार को इतनी लताड़ पड़ी, इतनी इंसल्ट हुई, तब जाकर के उन्होंने फ्री वैक्सीन किया, और अब क्रेडिट ले रहे हैं हम फ्री वैक्सीन, जबकि वो तो पैसे में बेच रहे थे। जब सबने कहा बोले वैक्सीन भी, जब झगड़ा हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप फ्री दे रहे हो कि नहीं, तुम नहीं तो हम यहां से कुछ ऑर्डर करें, तब जाकर के उनको मजबूरी में दान करवाना किसी से, एक तरह से मजबूरी में दान करवाना, तब वैसा काम हुआ। आप देख रहे हैं ना ये सब क्या था तमाशा। आपने पूरे टाइम में देखा, पूरे टाइम में ऐसा है जैसे कि कोई वो जानवर चलता नहीं तो भैंस जैसे हिलती नहीं, तो उसको डंडा मार रहे हैं तो थोड़ा खिसक रही है, फिर उसको वहां तक ले जाना है तो उसको वहां मार के यहाँ तक लाए हैं। मतलब कभी एक्सपर्ट मारते थे, कभी पत्रकार करते थे, कभी कोई मीडिया वाले पीछे पड़ते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ता था, कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संदेश आता था, तब जाकर के तो सुना क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को धज्जियां उड़ा रखी है, वही सेंट्रल आइडिया नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, और सबसे बड़ी चीज नॉलेज ही नहीं है। सबसे बड़ी कमी है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोगों के हाथ में है ये सब, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट आता ही नहीं कम पढ़े लिखे लोगों में, एक्सपर्ट की सुनते ही नहीं है कम पढ़े लिखे लोग, वो अपना देशी वाला वो अंदाज चलाते रहते हैं। तो ये मैन मेड डिजास्टर है, ये जो आपदा है ये मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदा है, ठीक है, और बहुत सारे कारण है। लॉन्ग टर्म में जाओगे तो मनुष्य ने बहुत सारी गलतियां की, इस वजह से ये आपदा आई है। लेकिन अभी जो तत्काल में जो समस्या आई है ये वेल मैनेज्ड नहीं है, ध्यान रखिए। कई लोग इसमें सबसे बड़ी चीज है, दोनों बार जश्न मना लिया। वो के पॉल ने बोला था तब हमको जो पहला लॉकडाउन मिला था, तो आपको याद होगा पहला लॉकडाउन कैसे आया था। मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था देखो महाभारत 18 दिनों में लड़ा गया और हम 21 दिन बंद रहेंगे, ये 21 दिन का महाभारत है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो के पॉल ने समझाया था, क्योंकि वो मई में 0 बता रहा था ना, तो वो 23 मार्च को वही तो बोल रहे थे, वो उनका गुरु वही था, तो उसी गुरु के आधार पर वो जनता को बता रहे थे। बस 21 दिन का बात है, 21 दिन बाद सब कुछ 0। ये बात 23 मार्च 2020 की बता रहा हूं मैं, कि महाभारत लड़ना है हमको एक, और वो महाभारत है कोरोना के साथ, और केवल 18 दिन का नहीं है बल्कि इस बार 21 दिन का है। बस गेम खत्म, उसके बाद सब नॉर्मल, और उसके बाद जश्न मना लिया, सेलिब्रेशन। आप देखोगे बाद में दिसंबर में, अभी दिसंबर जनवरी 20 में जश्न आ गया था कि और पूरी दुनिया तो नहीं रोक पाई, हमने रोक दिया। हमारे यहाँ सेकंड वेव जैसी कोई चीज नहीं है। ये मॉडल दुनिया को अपनाना चाहिए, और विश्व के मंच पर संबोधन, ओवर कॉन्फिडेंस, सेलिब्रेट कर रहे थे, और फिर जो सेकंड वेव आई और फिर जो लाशों का अंबार लगा, ये बेवकूफी थी ना। आपने शत्रु को, वो आपके घर में ही बैठा हुआ था और आपने कहा कि, और जबकि वो म्यूटेंट होकर के और ज्यादा वायरुलेंट बन रहा था, वो अपनी पावर को और एनहांस कर रहा था, और आप जश्न में लगे हुए थे कि युद्ध जीत लिया हमने, और सारे सैनिक शस्त्र वस्त्र सब पे करके डांस करने में लगे हुए हैं। और जो शत्रु है वो तो कहीं गया नहीं, उसने और ज्यादा वर्जिश की, और ज्यादा पावर बढ़ाई, और ज्यादा बड़े हथियारों के साथ आया, और उसने जो अटैक किया, तो मैं बता रहा हूं कि 90 लाख लोग, 80 लाख लोग, ये लगभग 1 करोड़ की पब्लिक, हर आदमी ने कोई न कोई रिश्तेदार खोया है, हर आदमी के यहाँ कोई न कोई इन्फॉर्मेशन है इस टाइप की दुख भरी, हर आदमी के जान पहचान का कोई व्यक्ति गया है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 140 करोड़ लोगों में केवल 4 लाख लोग मरे और हर आदमी का जान पहचान का आदमी चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको तब भी ख्याल रखना था कोमॉर्बिड लोगों का, तब भी ख्याल रखना था उन लोगों का जो बहुत सेंसिटिव थे। केवल और केवल ऐसा नहीं कि जिनको भी डायबिटीज थी और जिनको भी हार्ट पेशेंट थे वो सारे लोग मर गए, नहीं, जो लोग घरों में रुक गए, जिन लोगों को बचा लिया गया वो बचे हुए अभी। इसका मतलब कि वैक्सीनेशन होने तक या फिर समर्थ लोगों को हो जाता। तो पॉलिसी में बहुत तरह की गड़बड़ थी,
आप कहेंगे कि आप बाद में बोल रहे हैं, अरे हम पहले बोल चुके हैं ये सब चीजें। हमारा देखो मार्च 2020 का अब हमारा कोविड के ऊपर यूट्यूब पे देखो, तब मैं गायत्री शक्तिपीठ पे आपके सामने जब इतना डिटेल में सब कुछ बता सकता हूं, तो इसका मतलब एक्सपर्ट लोग तो सरकार को बहुत कुछ बता रहे होंगे, हमसे भी ज्यादा बता रहे होंगे। तो फेल्योर का फेल्योर है, ओवर कॉन्फिडेंस, नॉलेज नहीं होना, तो आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे, आपको मजाक लग रही थी, वो सब चीजें मजाक लग रही थी। तो यूएस के और दूसरे देशों के आंकड़े हमसे ज्यादा जरूर है, लेकिन वो सत्य आंकड़े हैं, सही से ही आंकड़े हैं, वहां ऐसे छुपाया नहीं गया। और हमारे आंकड़े 20 गुना ज्यादा है जो बताए गए हैं उससे। फिर देखोगे तो आपको डिजास्टर बहुत बड़ा लगेगा, फिर लगेगा कि नहीं हमारा फेल्योर बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि उसका झूठे आंकड़ों में तो आप जीत रहे हो कि हमसे 5 गुना लोग मर गए उनके, जबकि हमसे 5 गुना कम पॉपुलेशन है। लेकिन जब आप असली आंकड़ों में जाओगे तो हमारे पास उनसे 5 गुना मरे। सही आंकड़ों में आ जाओ ना, सही आंकड़ों में आ जाओ, फिर समझ में आएगा कि नहीं उन लोगों ने जीत हासिल की है। किससे? और उनके यहाँ पे भी ट्रम्प, वो इतने लोग भी मरे ट्रम्प की वजह से, क्योंकि जो जितने भी ट्रम्पियंस थे उन सब ने कहा बोला हम मास्क नहीं लगाएंगे और हम वैक्सीन भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ट्रम्प बोल रहा था कि मैं नहीं लगाऊंगा और मैं न लगाने, मतलब मेरे जो फॉलोअर है वो न लगाए। तो जो मास्क नहीं लगाए हुए थे, एक तरह से चुनाव में वो ट्रम्प के साथ थे, ये दिखाना था कि अगर आप मास्क लगा रहे हो इसका मतलब आप बाइडेन के साथ हो। आ रहा है समझ में? तो कितनी खतरनाक चीज थी। अब वायरस के साथ गेम हो रहा था। अगर बाइडेन शुरू से प्रेसिडेंट होते और बाद में अगर कोविड आता तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा वहां पर कोलैप्स नहीं होता। ठीक है, तो जिन जिन स्टेट में इसका नतीजा ये है कि जिन जिन स्टेट में ट्रंप जीता है और वहां उसको ज्यादा वोट आए, वहां पर वो महामारी और डेथ आपको ज्यादा मिलेगी। वो आप देख सकते हो बिल्कुल उसके रिजल्ट्स। इसका मतलब चुनाव में जीती हुई सीटों के आधार पर मरे हुए लोगों की संख्या है। आ रहा समझ में कि किसने कितनी सीटें जीती या किसको कितने वोट मिले, उस आधार पर मरे हुए लोगों की संख्या है। तो ये इंटरनेशनल एग्जाम्पल है। फिर जिनने पहले से कंटेन कर लिया, हाँ पहले से कंटेन कर लिया, उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे केरला ने बहुत अच्छे से कंटेन किया, तो आपका थर्ड वेव वहां चल रहा है, क्योंकि पहले इतने लोगों को इम्यूनिटी नहीं आ पाई और समय पे वैक्सीनेट भी नहीं कर पाए, तो लोग तो बच गए, वायरस को जगह मिल गई, वायरस को जगह मिल गई इन्फेक्ट करने की, तो वो इन्फेक्ट कर रहा है। अभी भी लोग मर रहे हैं। तो जब तक कि 80-90% पॉपुलेशन को एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो जाती, तो एंटीबॉडी डेवलप करने का 2 ही तरीका, या तो आपको इन्फेक्शन हो जाए या फिर आप वैक्सीनेट हो जाओ, दोनों ही कंडीशन में। तो वो तो 80-90 तक आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा 70 के तौर पे यदि आप मास्क खोल करके लोगों से मिलने जाओगे तो कुछ लोग इन्फेक्टेड होंगे। 60% है अभी एंटीबॉडी या 40% है, 30% है, तो बहुत बड़ी मात्रा में शमशान फूल होंगे, कब्रिस्तान में जगह नहीं होगी। आगे समझ में? तो ये तो नेचुरल फंड है। तो जिस कंट्री ने ये सब मैनेज किया, अगर उसने अर्ली स्टेज में कर लिया और वैक्सीनेशन नहीं कराया, तो भी वैक्सीनेशन कराए हुए 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रही, तो फिर भी आ रहा है। तो इसलिए इजराइल में सेकंड, आप कहोगे इजराइल ने तो बहुत अच्छा कर लिया था, मास्क फ्री भी सबसे पहले हुआ था, पर वो फिर से हो रहा है, तो उसका कारण भी यही है। ये सब साइंटिफिक प्रोसेस हर किसी को समझ में आएगा। लेकिन वो इस तरह से अंबार नहीं लगा हुआ है लाशों का। ब्राजील डेफिनेटली फैल रहा है क्योंकि डिक्टेटर है, जेयर बोल्सोनारो, ठीक ट्रंप स्टाइल ही है, यही मोदी स्टाइल है, और यही मैंने कहा विक्टर ओरबान है, और यही शी जिनपिंग है, और यही पुतिन है। तो जो पुतिन सोचता है वैसे ही शी जिनपिंग सोचता है, वैसे ही विक्टर ओरबान सोचता है, वैसे ही जेयर बोल्सोनारो सोचता है, और वैसे ही मोदी सोचते हैं, और वैसे ही ट्रंप सोचता था। ये सब एक ही है, एक ही मानसिकता, सारी की सारी एक ही मानसिकता, नॉन साइंटिफिक और डिक्टेटर टाइप की। रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट, नेचुरल जस्टिस का धज्जियां उड़ जाना, इक्वालिटी की कोई जरूरत नहीं है, सेक्युलरिज्म फर्जी शब्द है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह के जो फॉलोअर होते हैं वो बोलते हैं चाहे सब कुछ हो जाए, चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन होगा यही। बस इस तरह के फॉलोअर होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो, हमको तो यही चाहिए। मतलब फॉलोअर भी इस टाइप के होते हैं कि उनको रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। और ये यहीं का बात नहीं है, ये इसको बोलते हैं अल्ट्रा राइटिस्ट पॉलिटिक्स। दूर दक्षिणपंथी
विचारधारा, आइडियोलॉजी, ये अल्ट्रा राइटिस्ट विचारधारा है। इसके अगेंस्ट आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे समय में काम नहीं करता, रूल ऑफ लॉ ऐसे समय में काम नहीं करता। इसलिए चाइना में क्या बताया था, रूल बाय लॉ, शासन ही किसके माध्यम से करेंगे, लॉ के माध्यम से करेंगे, कानून का डर दिखा करके ही शासन करेंगे, उसको बोलते हैं रूल बाय लॉ। और रूल ऑफ लॉ, इनमें बहुत अंतर है। रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उस रूल के अंदर है, मतलब आपका रूल जो है उस लॉ के अंदर है, यानी आप उसके लॉ के अधीन आते हैं। और रूल बाय लॉ यानी हम लॉ का यूज करके शासन करेंगे, तो कौन, वो फिर ऊपर निकल जाता है, डिक्टेटर उसके ऊपर निकल जाता है, ऑटोक्रेट ऊपर आ जाता है। तो फिर उसके आर्थिक संसाधनों की पूर्ति कौन करेगा, प्लूटोक्रेट्स करेंगे, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। कुछ धनपति लोग, कुछ अमीर लोग ऊपर निकल करके आएंगे, वो नेचुरल रिसोर्सेज को और कंट्री के रिसोर्सेज को वो उसको सौंप देगा और उनको एक कंडीशन दे देगा कि आपको इतना पैसा हमको देना है, क्योंकि हमको इलेक्शन में जाना होता है, तो आप इतना अमाउंट हमको दो, हमारी इलेक्शन की गारंटी तुम लो, हम तुमको देश के नेचुरल और दूसरे रिसोर्सेज हैं, जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं, वो हम तुमको सौंप देंगे। इसी को प्राइवेटाइजेशन, इसी को आपका नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एनएमपी, यही एनएमपी है। जो हाईवेज हैं, जो रेलवेज हैं, जो गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, इन सब का मोनेटाइजेशन कर देंगे। मोनेटाइजेशन, ये आपको एंटोनिम दिख रहा है ना, डिमोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन वो किया था आपने कि जो मनी मार्केट में है, लीगल टेंडर कर रहे हैं जो रुपीस, उनको जमा कराओ, नए नोट ले जाओ, तो ये डिमोनेटाइजेशन था, विमुद्रीकरण हो गया था। तो ब्लैक मनी को बाहर करने का था, लेकिन चूंकि ब्लैक मनी जैसा कंसेप्ट नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर वो एक बहाना बनाया और उसको शिफ्ट किया था। लेकिन मोनेटाइजेशन क्या हो गया, मोनेटाइजेशन ये कि हमको कुछ पैसे की जरूरत है, रोकड़े की जरूरत है, काम चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो फिर क्या करें, हमारे पास कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिनको सेल किया जा सकता है, जिनको किराए पे, लीज पे दिया जा सकता है। तो फिर आर्टिकल 39, 36, 37 मैं आपको बार बार वहीं ले जाता हूं कि फिजिकल रिसोर्सेज और जो भौतिक संसाधन है उनका संकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन, वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होने देना है। किसकी ड्यूटी है, स्टेट की। तो दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा डेविएट होता हुआ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रैक पे नहीं है। ये जितनी भी चीजें चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन से दूर है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें साफ साफ लिखी हुई है। तो अगर आप कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करेंगे तो आप जीत जाएंगे। बड़े एक्सपेरिमेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे धोनी रिस्क लेते हैं और अचानक किसी एक बॉलर को बुलाते हैं जो जिसको हो सकता है कोई उम्मीद नहीं करता हो कि ये बॉल करेगा आज, लेकिन वो बॉलर आता है और विकेट ले जाता है। अगर उस बॉलर की धुनाई हो गई और 24 रन दे गया मान लीजिए, ये 20 से ऊपर पड़ गए उसकी 6 बॉल पे, तो धोनी की खिंचाई हो जाएगी मीडिया में। तो ये बड़ा रिस्की गेम होता है। सेफ गेम क्या होता है कि आप अपने मेन स्ट्रीम बॉलर को खिलाते हो, मेन स्ट्रीम बैट्समैन को कोई पिंच हिटर नहीं, कुछ नहीं गड़बड़ नहीं करते, बैटिंग ऑर्डर में भी गड़बड़ नहीं करते और बॉलिंग में भी नहीं करते, और फील्डर में भी जो जहां के लिए परफेक्ट है उसी को लगाते हो और फिर पूरा एफर्ट लगाते हो पूरी ईमानदारी से। ये एक सेफ गेम होता है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहोगे नहीं, कुछ साहसी लोग होते हैं, करेजियस होते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में रखते हैं और अपनी स्टाइल से गेम खेलते हैं, क्योंकि उनको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनना है। तो उसके लिए तो हम उस ट्रैक पे नहीं चल सकते। इस धीमे ट्रैक पे तो पहले लोग चले थे, तो बहुत धीमी गति से विकास हुआ था, तो ये तो डिजास्टर हो गया, उल्टा हो गया, कोलैप्स हो गया ना सिस्टम। तो ये आप अकेले जब हो और आप उल्टी सीधी बाइक चलाओ और आप कहोगे हम तो 120 पे चलेंगे, अकेले हो और आप एंजॉय कर रहे हो राइड को और आप चाहते हो कि आप इसी तरह से जिए, चलेगा। लेकिन जब परिवार पे पत्नी बच्चे सब बैठे हो, एक आध पड़ोसी का बच्चा भी बैठा हो, तो तब ऐसी राइड नहीं करना चाहिए। तो कंट्री की इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो और उसमें इतने सारे कोमॉर्बिड हो और ये सब हो और इतनी सारी सिचुएशन है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल या कोई ऐसी चीज करने की, कोई एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश यहाँ नहीं होती। आगे समझ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइड बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको डायरेक्शन देती है
कि इतनी बड़ी डाइवर्स पॉपुलेशन, प्लूरल पॉपुलेशन, जो प्लूरल सोसाइटी है हमारी, जितनी डाइवर्स पीपल है, इन लोगों की अलग अलग डिमांड्स हैं, इन लोगों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग इनकी पोजीशन है। ये सारे के सारे लोगों को आप एक साथ कैसे जस्टिस दिला पाओगे, इन सबको यूनाइट कैसे करके रख पाओगे, नेशनल इंटीग्रेशन करके कैसे करवा, कॉमन प्रॉस्पेरिटी कैसे ले पहुंचा पाओगे, और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे कर पाओगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी करना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी करना है, और इतनी सारी चीजों को एक साथ करते हुए कलेक्टिवली सबको आगे बढ़ाना है और सबको वहां पहुंचाना है, बिल्कुल एकदम ऊपर। तो उसको पहुंचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सारी चीजें दी है। अब उसमें उन्होंने कहा फिर भी यदि आपको कहीं अड़चन महसूस होती है तो अमेंडमेंट कर लो, पूरी तरह से उसको रिपील कर दो। आपको लगता है कि कोई आर्टिकल गड़बड़ करता है, रिपील करो उसको, निरसन हो जाता है। बहुत सारे आर्टिकल रिपील हुए हैं। आपको लगता है और ज्यादा कुछ अच्छा कर सकते हो तो अमेंडमेंट कर लो। आपको लगता है कि और ऐड करना है, हाँ ऐड भी कर सकते हो, ऐड हो जाएगा, आप ऐड कर लो। तो एडिटिंग की काफी गुंजाइश है। इंदिरा गांधी ने तो स्वर्ण सिंह कमीशन पर रिपोर्ट के बेस पे, आपको पता है ना कौन सा किया था उन्होंने, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। कौन से नंबर का है? हाँ, यस 42 इन 1970, यस। और बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हैं। अब कुछ नेगेटिव भी थे और उनकी भी डिक्टेटरशिप को दिखाते हैं कि वो भी डिक्टेटर थी। तो बहुत सारे महत्वाकांक्षी राजनेता होते हैं जो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो कोर्ट को भी बाईपास करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की थी। जब आप पूरा पढ़ोगे कि फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है कि नहीं है, वो जब आप देखोगे तो वो सारे केशवानंद भारती वाला जो केस देखोगे और पूरा देखोगे तो जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन शुरू हुआ, ये सब चीजें जो है ये इसी जिद की वजह से निकली, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जिद कर ली थी और वही 365 में उसमें जो है वो कर लिया था उन्होंने। 3 और 4 के क्लॉज जोड़ दिए थे कि नहीं, न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती, यानी कि जुडिशरी का जो जुडिशियल रिव्यू वाला जो पावर था वो छीन लिया था उनने कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो मिनर्वा मिल वाले केस में 1980 में बोलता है ना सुप्रीम कोर्ट, आप ये नहीं छीन सकते, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम जुडिशियल रिव्यू तो करेंगे। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी कानून बनाओगे और हम तुमको देखेंगे नहीं, हम तो देखेंगे भाई, हमारा काम है कि संसद कुछ भी कानून बनाए, जुडिशरी उसको देखेगी कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, रिजनेबल है कि नहीं। अगर वो कहीं वायलेशन करता हुआ लगता है 13 का, अगर वो वायलेशन करता हुआ लगता है फंडामेंटल राइट्स का और हमको लगता है ये कि ये गड़बड़ है, तो हम तो उसको पूरा स्ट्रक डाउन कर देंगे। आगे समझ में? तो ये है। तो जब ये पूरी चीज बहस हुई तो मिनर्वा मिल केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पूरा ही क्लियर होकर के फाइनल निकल करके आ जाता है। और केशवानंद भारती केस जो है 73, उसमें आप देखते हो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का आधार बना था। केशवानंद भारती आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि उनकी डेथ हुई अभी पिछले साल, तो उनके बारे में सवाल हो सकता है। उसके बाद से एग्जाम हुई नहीं है। तो केशवानंद भारती केस जो है बड़ा माइलस्टोन है, ठीक है, और वो प्रेसिडेंस बना है, बहुत बड़ी नजीर है वो हमारे भारतीय कानून के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया कि आप बदलाव करो, चाहे जितना बदलाव करो, लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैं सेंट्रल आइडिया आपको बता रहा हूं, उनको छेड़छाड़ नहीं करोगे, उनको आप नहीं छेड़ सकते। तो इंदिरा गांधी को बहुत झटके लगे थे सुप्रीम कोर्ट से, उनको तो लोकल कोर्ट से भी लग गए थे, उनका चुनाव ही निरस्त कर दिया था और इमरजेंसी लगी थी और वो सब तमाम। तो इंदिरा गांधी तो बहुत बौखलाई थी, उनकी डिक्टेटरशिप जो है उन्होंने बहुत चलाना चाहिए। हालांकि पीछे से संजय गांधी होते थे, वही चलाते थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो, और वही अपना एजेंडा चलाते थे। उसी से तो चिड़े हुए मोदी जी हैं कि उन दिनों में उनको बहुत दिक्कत आई थी, देश बदल के रहना पड़ा, अंडरग्राउंड रहना पड़ा। और मोदी जी सपोर्ट भी उन दिनों में खूब करते थे उन लोगों को जो इमरजेंसी में जेल जा रहे थे, उनके परिवारों को देखना, उनको खाना पहुंचाना। वो सरदार का बेस वाला फोटो भी बताया था ना कल परसों, आपने देखा हो। तो सरदार बन के घूमते थे मोदी जी इमरजेंसी के टाइम। तो ये इंदिरा गांधी से पर्सनल जो है वो एक दुश्मनी या यूं कहें कि चिड़ जैसा, या वो रहेगा। जिन जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं, जिन लोगों को जेल जाना पड़ा,
उन दिनों में जिन तो वही लोग सब जो है कट्टर बीजेपी वाले हैं, मतलब एकदम, क्योंकि उन्होंने तो रात बिताई ना, मच्छर खाए होंगे कितने और कितनी लाठियां पड़ी होंगी, वो भूल थोड़ी सकते, वो कांग्रेसी कभी हो ही नहीं सकते। आप उनको किसी भी कीमत पे कांग्रेस में नहीं ला सकते, चाहे आप प्रधानमंत्री बना दो वो कांग्रेस में नहीं आएंगे, आगे समझ में क्योंकि वो अंदर तक है, वो एक रोम रोम में समा गया है। वो उस समय का जो टॉर्चर है वो बहुत भयंकर है। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मीसाबंदी, मीसाबंदी। उसमें लालू यादव भी बंद थे, उनने अपनी लड़की का नाम ही मीसा रख दिया था, जिस कानून में बंद हुए वही उनकी लड़की का नाम है, आगे समझ में। मीसा यादव नाम क्यों है, सांसद भी है वो मीसा यादव। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। इमरजेंसी के कानून का नाम क्या था, मीसा। और मीसा बंदी को पेंशन देती है बीजेपी सरकार, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ना, उनको पेंशन मिलती है फ्रीडम फाइटर्स को, तो अभी रिजर्वेशन भी मिलता है उनको, मध्य प्रदेश सरकार भी पेंशन देती है। जिन जिन लोगों ने 1975 में 76 में जेल की यात्रा की, उन लोगों को अभी पेंशन मिलती है। तो इससे आप बीजेपी का टारगेट समझ सकते हो। आप कांग्रेस तो कभी पेंशन नहीं देगी ना, क्योंकि कांग्रेस तो वो कानून लेके आई थी, और उसी कानून के तहत अगर कोई जेल गया तो उसको पेंशन क्यों देने लगे। उनको तो वो पनिशमेंट लगता है, उनको लगता है हमने पनिशमेंट दिया है। उनको लगता है कि ये स्वतंत्रता संघर्ष था, किसके खिलाफ, डिक्टेटरशिप के खिलाफ, ठीक है। अब उनको डिक्टेटर बोल रहे हैं लोग और वो डिक्टेटर कैसे हो सकते हैं जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो है जेल गए थे। पर ऑथोरिटेरियन जिनको बोलते हैं ना, अथॉरिटी पे जो आता है, इसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियन पॉलिटिक्स। ऑथोरिटेरियन जो होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे सारे नाम, वो इसी टाइप के होते हैं। तो इंदिरा गांधी डेफिनेटली एक ऑथोरिटेरियन जो है वो पॉलिटिशियन कही जा सकती हैं, लेकिन मोदी भी ऑथोरिटेरियन में ही आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से विरोधियों को टारगेट करते हैं, अभी सोनू सूद का एग्जाम्पल है ये, तो यानी जो भी उनके अगेंस्ट बोलेगा वो हो जाए। अगर आप नेचुरली ये सब कर रहे हैं तो फिर सबको करो ना। बहुत सारे लोग हैं ऐसे चोर जिनको पकड़ा जा सकता है, बस कोई आपके विरोध में जाता है तभी वो चोर क्यों होता है, तो ये थोड़ा सा सवाल उठता है। जेल इसलिए डाला गया था क्योंकि वो विरोध कर रहे थे इंदिरा गांधी के कानून का, इंदिरा गांधी के कानून का विरोध कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम बहुत कम लोग उसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों पक्ष बता देता हूं। हालात इस तरह के हो गए थे, जेपी ने एक आंदोलन चलाया था जिसको समग्र क्रांति कहा था, कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक तरह से, समग्र क्रांति, यानी कि हम हर क्षेत्र में क्रांति करेंगे। उद्योग वाले भी क्रांति करेंगे, किसान, अभी तो केवल किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक ऐसा आदमी, ऐसा लीडर आ जाए देश में और मोदी के अगेंस्ट बिल्कुल एजेंडा ही खोल दे और कहे कि नहीं, टीचर स्कूल नहीं जाएगा पढ़ाने, पुलिस वाला थाने नहीं जाएगा, और सेना को भी बोल दे कि अगर प्रधानमंत्री ने तुमको कहीं आक्रमण करने का आदेश दिया तो तुम करना मत, प्रधानमंत्री का आदेश मानने की जरूरत नहीं है, तो ये तो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी ना। तो जेपी का जो आंदोलन था वो बहुत जबरदस्त था, और उस समय रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता खूब चलती थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, मतलब बिल्कुल ही एक तरह से एनार्किज्म था। और जेपी खुलेआम बोलते थे, इसलिए प्रधानमंत्री सीरियल देखने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, जेपी खुलेआम बोलते थे कि कोई आदेश मानने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री वगैरह कोई कुछ नहीं है। तो इंदिरा गांधी को और इनको तो फिर ऐसा लगा ना, मतलब ऐसे तो मतलब कैसे काम चलेगा, ये तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, और किसी को भी कुछ भी मानने की जरूरत नहीं, सत्ता मानने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो अभी भी मोदी विरोधी अगर ऐसा कर दे तो, पर इतना पावरफुल कोई है नहीं कि वो आके कर दे, लेकिन अगर ये हो जाए तो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी। तो फिर आपको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, नहीं अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की तो अंदर, अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की तो अंदर, अगर किसी ने प्रदर्शन किया, न्यूज़पेपर में लोगों को कहा कि जितना खिलाफ लिख सकते हो उतना लिखो सरकार के, लोग लिखने लगे। तो रेडियो पे भी इमरजेंसी आ गई थी। रेडियो में जो भी समाचार, पहले संजय गांधी सुनते थे, उसके बाद रेडियो पे समाचार चलते थे, ऑल इंडिया रेडियो पे। न्यूज़पेपर पहले दिखाना पड़ता था सरकार को कि क्या क्या छापा है तुमने, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर पब्लिक में जाता था। आगे समझ में, इसको कहा था इमरजेंसी। तो लोग बोले ये तो बिल्कुल आतंक है, और ये तो डिक्टेटरशिप है, और ये तो इससे ज्यादा ऑथोरिटेरियन तो क्या होगा। तो लोग सड़कों पे निकल गए, तो उन सबको पकड़ पकड़ के फिर जेल में, और जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई, लोगों के ऑपरेशन कर दिए गए, जिनके 5 बच्चे थे या 2 बच्चे थे, जो भी था,
उस समय में, तो वो ज्यादातर जो थे वो आरएसएस के लोग थे तो वो लोगों का सबका जो है वो उन सबका इंक्यूबेशन हो गया, तो वो जो है इतना परेशान हुए। और उन दिनों में जनसंख्या ज्यादा होती, सबके 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, कॉमन था। तो था कि जनसंख्या को भी जबरदस्ती बंद करेंगे, तो उसका विरोध हुआ और उसी का नतीजा है कि आज सबके 2-2 बच्चे हैं और भारत में जनसंख्या नियंत्रित है। तो क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है उस समय की। उन्होंने कहा था ये डिसिप्लिन फेस्टिवल है, ये अनुशासन पर्व है, और सारी ट्रेनें समय पे चलती थी, 1 मिनट कुछ भी लेट नहीं होता था। अब दफ्तर में आदमी 10 बजे जाता था, 5 बजे निकलता था, सब अपनी टेबल पे बैठे रहते थे ये था इमरजेंसी के रिजल्ट्स। मतलब बहुत खतरनाक। आप ऐसे कंट्री में जी रहे थे जो नॉर्थ कोरिया था, वही वो वाला ऊन वाला, और या फिर शी जिनपिंग का चाइना, नहीं तो आपका खत्म। मतलब जिसने भी गड़बड़ की उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी एक तरह से, यानी कि वो जेल में। तो देखा जाए तो अनुशासन तो गजब का आ गया। बहुत कम लोग हैं इसको फेवर करने वाले इंडिया में, बहुत कम। 1 या 2% पॉपुलेशन ऐसी है जो इंदिरा गांधी को क्रेडिट देते हैं कि आप ही आयरन लेडी हैं, आप ही इस देश को ठीक कर सकते हैं, और इंडिया को ठीक करने के लिए ऐसा ही होना चाहिए। ये लोग ही ऐसे हैं। तो फिर ऐसे में अगर मोदी कर देंगे तो मोदी तो फिर सही कर देंगे। हमारे खिलाफ बोलते हो इनकम टैक्स, फिर कोई बोलता है तो ये, चूंकि वो कौन लड़की है वो हीरोइन मणिकर्णिका वाली कंगना रनौत, हाँ, वो चूंकि हमको फेवर करती है तो वो कुछ भी कर सकती है है ना, समझ है? तो उसके विरोधी। तो ये जो आप देश में देख रहे हो वो उसी लाइन पे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना इमरजेंसी वो नहीं ला पाएंगे, और ना ही लाने की मुझे लगता है उनकी इच्छा भी नहीं है, क्यों वो लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं। बीजेपी ने कहा ही है कि हम 200 पे 2050 तक हम ही लोग रहेंगे। तो मुझे लगता है ऐसी रणनीति बना करके तो फिर एक मिनट में फिर आप ड्रेस कोड भी लाओगे आरएसएस के हिसाब से। योगी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बने तो हो सकता है महिलाओं के लिए वो बुर्का तो न करे, लेकिन कम से कम जीन्स और वो सब तो बैन करा ही देंगे। अभी भी आप देखते हो कि बहुत सारे जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो ऐसे बयान देते रहते हैं। तो मैंने आपको दोनों पार्टी का बता दिया कि उस पार्टी ने भी 75 में जो किया उसको ब्लैक डेज कहा जाता है, वो काले दिन थे डेमोक्रेसी के। उसमें डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो गई थी, जनता को लगता ही नहीं था कि ये है ना। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट आई वो उसका फेल्योर और भयंकर था। वो जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, वो संभाल नहीं पाए। दरअसल वो इंदिरा गांधी का जो विरोध था जनता में जस्टिफाइड, जनता को भी लगा था कि हाँ इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ गड़बड़। मैंने बताया ना आपको, 1 या 2% जनता सीधा सीधा ब्लाइंड सपोर्ट करती थी। बाकी लोग क्या करते थे, बाकी लोग हेजिटेशन में थे। लेकिन जो ऊर्जा मिली थी विपक्ष को, उस ऊर्जा का यूज नहीं पाया, यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ। मोरारजी देसाई की सरकार में इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, वहां फिर वो डिमोनेटाइजेशन कर बैठे। सबसे पहले आते ही डिमोनेटाइजेशन किया और इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, और वही जीडीपी को मेंटेन नहीं कर पाए, और वही फॉरेन पॉलिसी भी कोलैप्स कर गई। और मिनिस्टर्स जो थे वो सब, यही अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, और यही सूचना प्रसारण मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी उनकी सरकार में। लगभग यही लोग मंत्रिमंडल में भी थे बीजेपी के जो लीडर्स हैं। लेकिन जो मौका मिला 1-1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसमें उन्होंने भी आते ही योजना आयोग को खत्म किया। उन्होंने भी आते ही वही एनुअल प्लान शुरू किए और कहा हम रोलिंग प्लान लेके आएंगे। वो जो सब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, वो पीरियड का अगर अच्छे से यूज होता तो शायद कांग्रेस का ऑल्टरनेट तैयार हो जाता। लेकिन 1980 में जब जनता के अंदर चुनाव हुए तो फिर लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी जो है फिर पॉपुलर हुई और लगा कि नहीं यही कर पाएंगी, और वो बहुत भारी बहुमत से फिर आई। और 84 में उनकी डेथ हो गई, हत्या ही हो गई, एसेसिनेशन हो गया। तो ये स्टोरी है। तो आपको उस स्टोरी से समझ में आया कि डिक्टेटरशिप इंडिया में चल नहीं पाती है, लोग जो है नकार देते हैं। लेकिन फिर अगर आप थोड़ा सुधरते हैं और प्रॉमिस करते हैं तो फिर लोग विश्वास भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। इंदिरा गांधी पे किया था दोबारा, और फिर राजीव गांधी का आया तो वो बिल्कुल ही अलग चेहरा थे। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मैंने बताया नेहरू और इंदिरा की पॉलिसी से बहुत सारा नुकसान हुआ इंडिया को, क्योंकि जिस समय में डेन जॉपिंग चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, भारत भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकता था, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था हमारे लिए दुनिया भर में पहुंचने का। लेकिन नेहरू और इंदिरा जो थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट पे, उद्योगपतियों पे विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था ये चोर है। उनके दिमाग में ये था कि नहीं, इनको लिमिटेड चीजें, यानी इनके ऊपर हमेशा लाइसेंस का प्रॉब्लम रहे, इनको हमेशा परमिट लेना पड़े, और इनका एक कोटा रहेगा कि आप इतना ही कोटा आपका रहेगा। तो उसको बोलते हैं लाइसेंस कोटा परमिट राज, लाइसेंस कोटा परमिट राज। और इंस्पेक्टर राज भी था, यानी उनको चोर समझा जाता था, हम तुम्हारी निगरानी करेंगे, तुम जरूर गड़बड़ करते हो। दरअसल वो लोग कट्टर थे, किस मामले में रिजिड थे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है,
ये नेचुरल रिसोर्सेज है, ये फिजिकल रिसोर्सेज इस कंट्री के हैं। तो उन्होंने, इंदिरा गांधी ने इसीलिए नेशनलाइजेशन किया बैंक्स का, क्योंकि जितनी भी रॉयल फैमिलीज थी नाराज थी, वो सब मोरारजी के साथ और बीजेपी के साथ। बीजेपी उस समय नहीं थी, जनसंघ पार्टी थी, बीजेपी का प्रिकर्सर जनसंघ है। तो जनसंघ जो है वो चलता था, तो उसको सपोर्ट करते थे। इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन करके उनकी पावर को खत्म कर दिया, इकोनॉमिक पावर को खत्म कर दिया, क्योंकि वो सब लोग बैंकों के मालिक थे अधिकांश लोग, और उनके खुद के ही बैंक थे और बैंकों प्राइवेट बैंक थे। तो उन्होंने कहा नहीं, प्राइवेट बैंक किसी का नहीं होगा, हम सबको सरकारी बनाएंगे। तो उनकी सबकी ताकत खत्म की। तो विरोधियों की ताकत खत्म करने का जो काम इंदिरा गांधी ने किया बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। चुन चुन करके उन्होंने भी ठीक किया और खत्म किया अपने विरोधियों को। वही टारगेट जो है मोदी कर रहे हैं। तो रिपीट है, इंदिरा गांधी 2.0 है ये, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो मतलब कांग्रेस जो बुराई करने की स्थिति में भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने खुद ने यही सब पॉलिसी की है। तो ये देखा जाए तो उसका रिपीटेशन है, और इनको जेन्युइनली इनने वो सब झेला है, और खुद गलियों में रातों में घूमे हैं, और न जाने कितनी बार कुत्ते पीछे पड़े होंगे या क्या क्या हुआ होगा, है ना, आधी रात को। तो ये पूरा इनको याद आ जाता होगा। थोड़ा सा लिबरल होना चाहते होंगे, एकदम से याद आता है ऐसा नहीं, बदला लेना है वो वाला। तो फिर वो वैसे हो जाते हैं। तो ठीक है ना, तो बहुत खतरनाक काम है। तो ये पर्सनल इशू है, पर्सनल। और पर्सनल आपने देखा, जब कोई व्यक्ति ले लेता है तो फिर वो चाणक्य को देखा था ना आपने, तो उसने महापद्मनंद को, गणानंद को जो है, उसने कहा निर्मूल नाश करूंगा। तो वो जो प्रेग्नेंट थी महिलाएं उसके, गणानंद के परिवार की, उनके गर्भ को भी चीर के उनका भी गला रेत रहा था कि नहीं, मैंने समूल नाश करने का बोला, यानी कुछ भी बीज नहीं बचना चाहिए गणानंद का। तो इस हद तक आ जाता है आदमी जब बिल्कुल किसी का विनाश करना। तभी तो उन्होंने नारा दिया, तो ये नहीं दिया कि मतलब हम कांग्रेस को हटा करके हम सत्ता में, बोले कांग्रेस मुक्त भारत। बाजा पूरा का पूरा चाणक्य वाला है वो, विष्णुगुप्त वाला। उनके सामने वो गणानंद दिखते थे, इंदिरा गांधी उनके लिए गणानंदी थी। आगे समझे, तुम्हारा घमंड चोर चोर करके रखेंगे, एक सीट नहीं बचेगी, तुम चुनाव जीतने को तरस जाओगे, और वो पूरा, और वही सब हो रहा है, आप देख रहे हो। तो ये है, पर इन सब में जनता का क्या हो रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तो कुछ वैल्यूज हैं। अब सब आप वो पहले बदला ले ले, बाद में ये, फिर इनको कोई मौका मिले फिर ये बदला ले ले, फिर अरे भैया हमारा भी तो देखो, हम लोग भी तो हैं, हम नागरिक हैं। युवाओं का भी होना चाहिए। जो लोग अभी युवा है, तो उनके माता पिता की तो बहुत, आपके माता पिता में से कुछ लोग, दादाजी या ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमारे पास बहुत सारे नौकरियों का ऑफर थे, हम तो जाते ही नहीं थे। बोलते हैं ना, हमारी तो नौकरी ऐसे ही लग गई थी, मतलब कैसे लगी, स्कूल में थे और स्कूल से जैसे ही कॉलेज में पहुंचे एक अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, हम तो चले गए। अरे ऐसा अभी क्यों नहीं होता। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहनों की शादी भी की, भाइयों की भी, परिवार भी सेटल किया, मकान भी बनाया और सब कुछ किया। आज का बच्चा अगर कोई नौकरी लगे तो 16-17 हजार, 20 हजार, ज्यादा ज्यादा 30 हजार, बाइक मेंटेन नहीं कर सकता ढंग से, है ना। बहुत मुश्किल से नौकरी मिल रही, वो भी इतनी लो सैलरी वाली। महंगाई कितनी ज्यादा है। पिताजी ने इतना कुछ कैसे कर लिया होगा, इतना बड़ा परिवार था और सब कुछ किया, और वो तो इसका मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो अभी के युवाओं को तो ये अवसर नहीं मिल रहे, तो क्या हम गलत युग में पैदा हो गए, या इस समय में मतलब ये क्या है। तो रोजगार बहुत आसानी से मिलना चाहिए। जो भी युवा हुआ उसको शादी करने का अधिकार है, उसको अपना परिवार बनाने का अधिकार है, उसके पास मकान बनाने का अधिकार है, उसको एक स्वतंत्र जीवन जैसे उसके पिता ने जिया वो जी। अधिकांश लोगों को मैं देखता हूं कि अपने पिता की पेंशन के बराबर भी तनख्वाह नहीं है उनकी। अभी पिताजी को पेंशन मिल रही 50,000 और वो 20,000 में काम कर रहा है। डिलीवरी बॉयज देखो ना आप, कितना बड़ा अमेजोन का, और वो बैग लेकर के कितना भारी भरकम, कितना एक्सप्लॉयटेशन है उनका, और कितना मिलता होगा 6,000 7,000। आपको पास विज्ञापन आया कभी? मेरे इस पे आता है मोबाइल पे कि अमेजोन में और इसमें फ्लिपकार्ट में नौकरी 6,000 रुपए की, 4,000 से 10,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। तो वो तो लोग, हाँ 3 से 16, हाँ। अब 3 से 16 तो आपको पता, 16 तो देगा नहीं वो, 4 या 5 ही ऑफर करेगा, है ना। 16 थोड़ी देता। अब 4 और 5 में क्या होता है भाई। ये 2021 का भारत है, और आप पढ़े लिखे युवाओं से बात करो। MBA आदमी 10,000 में नौकरी कर रहा है, हाँ। IITM कर रहे हैं बहुत कम में, 25-25 30 हजार में IITM। तो फिर एक समय तो IIT में जाना, हमारे यहाँ एक IIT में सिलेक्शन हुआ था हमारे टाइम, तो इतना माला पहनाया था उसको, मतलब मोहल्ले में वो ऐसा लगा था जैसे कोई ये तो पूरा मतलब पाकिस्तान से युद्ध जीत के आया।
और बना भी वो, उसने कमाया भी खूब। उसका कुछ उस जमाने में मतलब अच्छा खासा पैकेज था, 70 लाख के आसपास का, और 6-7 कंट्री में काम किया उसने। अब तो वो भी 50 साल का हो गया, लेकिन काफी काम किया उसने। तो हमने वो भी जलवा देखा कि IITian होता था तो उसको क्या कितना कुछ होता था। आज भी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये तो बहुत बुरी हालत है। इससे ज्यादा बुरी हालत और क्या हो सकती है। तो डेफिनेटली युवाओं के सपनों का भी देखना चाहिए। जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोल रहे हैं, उसको डिजास्टर होने से बचाना चाहिए। और डेमोग्राफिक डिविडेंड जितने भी युवा हैं उन सबका काम। तो आज देखिए, होमवर्क करिए। कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग में? DPSP पहले दे दिया था हमने, हाँ। तो आज यूनियन एग्जीक्यूटिव कर लीजिए, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष बहुत अच्छे से कीजिएगा, और पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इशू मुद्दा जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला इशू, बजट, वोट ऑन अकाउंट, इसके अलावा 4-5 चीजें हैं मैं रिफॉर्म के तौर पे आपसे कहूंगा। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप यानी कि फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में कौन सा कमीशन है? ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, पुंछी कमीशन, राजमन्नार कमीशन, पुंछी कमीशन, राजमन्नार कमीशन, सरकारिया कमीशन, ये बहुत अच्छे से कीजिए। और लास्ट में मोदी का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मोदी का कंसेप्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। ये इस बार का आपका होमवर्क है, तो इसको अच्छे से करिए। बाकी करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। थोड़ा सा एंगल हमने देने की कोशिश की है। ये बहुत सारे आर्टिकल का एक्सट्रैक्ट है। आप कम से कम 1000 आर्टिकल पढ़ते तो इस टाइप का नजरिया आपका डेवलप होगा, जो हमने आपको जो कोविड पेंडेमिक के बारे में बताया, या मैनेजमेंट के बारे में बताया, या कई सारे जो मैं महिलाओं के इश्यूज के बारे में बात कर रहा था, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा था। ये वाला लेवल लाने के लिए आपको कम से कम 1000 आर्टिकल पढ़ना पड़ेंगे। 8-10 तरह की नासिम निकोलस तालेब वाली जो किताब बता रहा था मैं आपको, उस टाइप की बुक्स पढ़ना पड़ेगी, तब जाकर के ये विजन आएगा। तो मतलब ये विजन इतनी आसानी से नहीं आएगा। इसलिए आपके पेरेंट्स से या आपके आसपास जो लोग हैं उनसे काफी मैच नहीं करता, वो उनसे पूरे तरह से डिफर करे, क्योंकि वो लोग अगर पढ़ते होंगे तो वो इसके साथ मैच करेंगे। अगर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, उन्होंने 1000 आर्टिकल नहीं पढ़े पिछले 1 साल में, और अगर 8-10 किताबें खत्म नहीं की जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता उनका ये विजन डेवलप हो सकता है। ये तभी होगा, है ना। तो इसलिए ये ऑथेंटिक है, ये परीक्षा के हिसाब से। और जो पेपर सेटर्स हैं वो ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेपर सेटर इसी टाइप से पूछेंगे। तो मैं UPSC के हिसाब से और इसके हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। आपके एंटरटेनमेंट के लिए या आपके अपीजमेंट के लिए उनके लिए बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। वो बहुत आसान हो सकती है, इसलिए आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए इसको, क्योंकि अब आप क्लास में आ रहे हैं तो आपका समय बचना चाहिए। मेरे क्लास में आने का मतलब क्या है, आप भी अगर उतना ही मेहनत करेंगे जो क्लास में नहीं आ रहे हैं उतना ही उन्हीं के बराबर, तो फिर क्लास में हम फैसिलिटेटर कैसे हुए, है ना। तो आपकी मदद करने वाले तो तभी बन पाएंगे जब आप फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए।